सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे ख्याल से सबके सब जितने भी लोग अभी आए हैं सारे के सारे मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। फटाफट से जुड़ जाइएगा, क्योंकि एक बार जब हम जुड़ जाते हैं तो उसके बाद पढ़ाई में मजा ही कुछ और आ जाता है। और नो डाउट आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारी जर्नी है ये। हर एक छोटी छोटी चीजें आप लोग पढ़ रहे हैं, हर एक छोटी छोटी चीजों के कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर रहे हैं। ये बहुत ही खास बात है। और मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से अभी तक के सारे चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं। अब हम जरा एक और यूनिट के ऊपर चल रहे हैं, तो फटाफट से जितने भी दोस्त यहां पर हैं जल्दी से जुड़ जाइएगा फटाफट, क्योंकि हम चल रहे हैं अब जरा थोड़ा सा आगे। और क्या चल रहा है? सब कुछ फेस्टिवल वगैरह सब कुछ बहुत ही शानदार रहा होगा आपका, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो जल्दी से जुड़ जाएगा स्पीड से, क्योंकि हम लोग अब चालू करने वाले हैं हमारा आगे का टॉपिक। तो क्या सारे के सारे लोग आ गए हैं? बिल्कुल तैयारी शुरू, बिल्कुल 100% शुरू की जाए। बिल्कुल सारे लोग तैयार हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों की आकारिकी। तो आकारिकी का मतलब होता है चीजों की मॉर्फोलॉजी, यानी कि आप चीजों को बाहर से कैसा देखते हो। देखो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप चीजों को बाहर से देखोगे तो आप बता सकते हो कि वो एग्जैक्टली कैसा होगा। जैसे एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, मेरे पास ये मार्कर है जो कि कैसे चलता होगा आपको पता है, यानी कि इसकी इंक कौन से कलर की होगी आपको पता है, इसकी राइटिंग की जो कलर होगा वो कौन सा होगा आपको पता है, जबकि आपने इसको चला के भी नहीं देखा है। तो जो चीजें बाहर से देखने पे आपको समझ में आ जाए, जिन चीजों को बाहर से देख के आप लोग आइडेंटिफाइड कर पाए, आप लोग समझ पाए कि ये चीज क्या है, दैट इज कॉल्ड एज आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी। और जिस चीजों को अंदर से देखा जाए दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है दोस्त चीजों को बाहर से एग्जामिन करना, बाहर से पहचानना। क्लियर है? उसे ही हम आकारिकी कहते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमें बहुत सारी चीजें यहां पे अभी पढ़नी है। इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है मूल के बारे में, यानी कि जो रूट होती है वो क्या होती है। हमें पढ़ना है तने के बारे में, स्टेम क्या होता है। हमें पत्ती के बारे में पढ़ना है, पुष्प क्रम के बारे में, पुष्प के बारे में, फल के बारे में, साथ साथ बीज के बारे में, और कुछ जो पुष्प सूत्र होते हैं उसके बारे में भी देखना है, और कुछ फैमिलीज के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ जरा चलते हैं दोस्तों। आइए जरा सबसे पहले तो इस चैप्टर के अंदर कुछ छोटी मोटी बातें जो यहां पे दी हुई है, जरा उन चीजों के बारे में बिल्कुल अच्छे से देख लेते हैं। देखो प्राणियों का लगभग संरचनात्मक संगठन की अगर आप बात करो तो संरचनात्मक संगठन का मतलब आखिर वो कैसी संरचना उनकी देखने को मिलती है। मगर ये पूरी यूनिट के अंदर आप लोग संरचना पढ़ेंगे पादप की और जंतुओं की, मगर आकारिकी यहां पे आप और पढ़ने वाले हैं जो कि पादप की बिल्कुल डिटेल से है। ठीक है, पृथ्वी पर बहुत सारे अगर आप देखो तो विभिन्न प्रकार के आपको जीव जंतु वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के स्वरूपों का वर्णन यहां पे आपको देखने को मिलता है, जो कि हर किसी को हमने बेस से यहां पे स्टडी किया है। यहां पहले हम खुली आंखों से बिना किसी यांत्रिक मदद से था, यानी कि देखो अगर कोई बड़ा पादप होता है, कोई भी बड़ा जंतु होता है, तो आप उसको खुली आंखों से देख के पहचान सकते हो। आप देख के कह सकते हो ये तो बड़ा पादप है, आप देख के कह सकते हो ये बड़ा जंतु है। तो पादप और जंतुओं को आप आसानी से बाहर से देख के ही पहचान सकते हो। बाद में हमने लेंस और सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना चालू कर दिया, यानी कि बाद में हमने देखा कि नहीं यार ये इतनी छोटी छोटी महीन चीजें होती हैं, इनको हम नग्न आंखों से तो देख ही नहीं सकते। तो हम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना चालू कर दिया, जिससे हम छोटी चीजों को बड़ा करके भी देख सकते हैं। इस वर्णन में व्यापक तौर पे हमने बाहर के लक्षण और आंतरिक विशेषता को ध्यान में रखा। इसके अतिरिक्त हमने कहीं ना कहीं अवोधक जीव प्रतिभासियों का वर्णन करने के लिए भी आलेखित किया, यानी कि हमने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्पेसिमेंस का उपयोग किया जिसके द्वारा हम चीजों को आसानी से एक दूसरे को समझा सकते हैं। देखो बायोलॉजी के अंदर हमेशा सबसे खास बात क्या होती है कि आप छोटी चीजों को बड़ा करके देखो, और नो डाउट वो तो आपने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कर लिया, मगर उसके बाद भी अलग अलग जीवों को, अलग अलग प्राणियों को, अलग अलग पौधों को पहचानने के लिए अपने डिफरेंट टाइप की जो टेक्निक्स है उनका उपयोग भी आपने यहां पे कर लिया था। आगे चलते हैं। प्रायोगिक जीव विज्ञान अधिक सुस्पष्ट व शरीर की क्रिया विज्ञान और शरीर विज्ञान को पूर्णतः स्थापित करने से पहले विज्ञानियों ने केवल जीव विज्ञान के एक हिस्से का वर्णन किया था। दोस्त शुरू में सबसे पहले बाहर की तरफ से अगर आप चीजों की या संरचना को देख लोगे तो शायद आपको अंदर से और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। बायोलॉजी का ऐसा मानना है कि अगर आप चीजों को बाहर से आसानी से समझ सकते हो या देख सकते हो तो चीजों को अंदर से समझना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको मार्कर का एग्जाम्पल दिया, मार्कर जो आपने देखा तो आप बाहर की संरचना के हिसाब से आप देख सकते हो कि वो अंदर कैसा चलता होगा,
मगर उसके लिए आपको आंतरिक संरचना का अध्ययन भी करना पड़ेगा। ऐसे ही बायोलॉजी ये कहती है हमने शरीर क्रिया का विज्ञान और शरीर विज्ञान जो किया, उसके अलावा भी हमें कहीं ना कहीं और भी किसी तरीके के विज्ञान की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। पर्याप्त समय तक जीव विज्ञान किसी भी प्राकृतिक इतिहास के रूप में रहा। पहले तो केवल और केवल इतिहास ही इतिहास चल रहा था, मगर उसके बाद यह आश्चर्यपूर्ण था। हालांकि एक छात्र प्रारंभिक प्रतिक्रिया में निरस किस्म की हो सकती है, यानी कि पहले तो हो सकता है किसी लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, वो कह रहे अबे चल 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 कोई दिक्कत नहीं है, होता होगा ऐसा। मगर दोस्त बाद में हम चीजों को समझने लग गए। बाद में हमने देखा नहीं यार, चीजें इतनी आसान नहीं होती, चीजों को समझना, चीजों को परखना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन यह ध्यान में रखने विस्तृत विवरण भी अब इन चीजों का क्लियर किया गया और न्यूनकारी जीव विज्ञान के द्वारा कहीं ना कहीं प्रस्तुत किया गया। यानी कि देखा जाए तो हमने बहुत ही महीन चीजों को भी कहीं ना कहीं एग्जामिन किया, उसको बहुत बढ़िया तरीके से हमारे दृष्टि पटल पे देखा। तो यहां पर अगर हम एग्जैक्टली इसकी बात करें तो यहां पे वैज्ञानिकों का ध्यान जीव प्रक्रमों पर, इनके स्वरूप और संरचना में अधिक खींचा। अतः यह वर्णन जीव विज्ञान या फिर विकासीय जीव विज्ञान के शोध प्रश्नों के गठन में बहुत ही सार्थक और मददगार साबित हुए। अब बेटा विकासीय क्या होता है? विकासीय का मतलब 1 to 1, जैसे आज कोई चीज कैसी दिखती है उसके आगे वो चीज कैसी दिखती है। विकासीय का मतलब होता है कि हर किसी चीज को, जैसे 2G देखा है, 2G के बाद 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G आया, तो ये विकासीय होता है। आपने हैंस पढ़ा होगा, अगर मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को याद होगा, अगर आपने कभी भी जूलॉजी पढ़ी है या आप जूलॉजी आगे पढ़ोगे तो हम लोगों ने हैंस पढ़ा है। अब आप कहोगे अर्षित सर हैंस का मतलब क्या है? दोस्तों आज हम होमो सैपियंस हैं, हम सब मुर्गियां हैं एक्चुअली। आज हम होमो सैपियंस हैं, उससे पहले हम निंडरथेल थे, उससे पहले हम इरेक्टस थे, उससे पहले हम हेरिबिलिस थे। इसका मतलब हम हैंस थे। आप क्लास 12th के अंदर इसके लिए भरपूर तरीके से, बढ़िया तरीके से आप इसकी बढ़िया डिटेल पढ़ लोगे। इस इकाई में हम कहीं ना कहीं पादपों के बारे में और प्राणियों के बारे में भी संगठनात्मक हम समझेंगे। हम शरीर की वैज्ञानिक और व्यवहारिक जो भी इनकी संरचनात्मक आधार होगा वो भी हम लोग देखेंगे। सुविधा की दृष्टि से आकारिकी और शारीरिक विशिष्टताओं का भी जो पादप और प्राणियों में यहां पे वर्णन किया गया है। और पादप का तो दोस्त मैं पढ़ाऊंगा, जंतु का आप जूलॉजी के अंदर पढ़ लोगे। बताओ क्या यहां तक पॉइंट लगभग सारा क्लियर है? अब ये कैथरीन इसाऊ मैम साहब के रिगार्डिंग भी बहुत सारी बातें आती है। अब ये जो कैथरीन जी है, इन्होंने भी दोस्त बहुत सारी बातें कही थी अपने अपने जमाने में, तो जरा इनके बारे में जरा हम थोड़ी सी बात पढ़ लेते हैं कि भाई ये क्या बात बोल के गई थी। कैथरीन जो इसाऊ है, इनका जन्म 1898 में यूक्रेन में हुआ था और आपने मतलब इन मैम साहब ने, ठीक है, रूस और जर्मनी के कृषि विज्ञान का अध्ययन किया था और साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में 1931 में इनको डायरेक्टरेट की उपाधि मिल गई थी। देखो कितनी इज्जत दी जा रही है इसको, हर बार इसको आपने बोला जाएगा, मतलब लेडीज है तो भैया देखो इज्जत तो देनी ही चाहिए, हम भी दे रहे हैं। आपने कहीं ना कहीं अपने प्रारंभिक प्रकाशनों में यह बताया था कि कर्ली टाइप वायरस, मतलब एक कहीं ना कहीं एक स्पेशल टाइप के, जैसे अपने टोबैको मोज़ेक वायरस पढ़ा है, ऐसे कर्ली टाइप वायरस के आहार चलन और फ्लोएम ऊतक के द्वारा फैलता है। मतलब फ्लोएम के बारे में बताया और मेरे ख्याल से आप सभी लोग फ्लोएम को बहुत अच्छे से जानते हैं। जो पेड़ पौधों के अंदर भोजन का स्थानांतरण करता है वो फ्लोएम होता है। मगर यहां पे अगर देखा जाए 1954 में पादप शरीर यानी कि प्लांट एनाटॉमी का एक परिवर्तनात्मक और विकासात्मक उपागम इन्होंने अपनाया और कहीं ना कहीं पादप की संरचना को इन्होंने समझाया और पूरे विश्व भर में अपना प्रभाव छोड़ा और कहीं ना कहीं विज्ञान में पुनर्जागरण ला दिया। यानी कि दुनिया को बताया कि भैया ओ छोटू यहाँ कह रहा क्या हो गया, कह रहा तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। कह रहा मतलब क्या बात हो गई? कह रहा अबे बायोलॉजी के अंदर इतना सब कुछ हो गया, तुम कहां पढ़ रहे हो? तो कहीं ना कहीं चीजों को बहुत ही अच्छे से इन्होंने पूर्ण जागरण ला दिया। जानते हो पूर्ण जागरण का मतलब क्या होता है? भाई साहब दोबारा से जागरण चल रहा है, दोबारा से हर कोई बोल रहा है वाह पादप आकारिकी, पादप आकारिकी, ओहो बहुत बड़ी बात है। 1960 में कैथरीन इसाऊ ने एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स के बारे में, यानी कि बीज पादपों के शरीर, इनकी एक और बुक प्रकाशित हुई। बहुत खुशी की बात है। कहीं ना कहीं प्लांट बायोलॉजी एवं एनसाइक्लोपीडिया यानी कि विश्व कोश के रूप में इनको संदर्भित किया गया और 1957 में आपको यानी कि मैम साहब कैथरीन इसाऊ को इन्होंने एकेडमिक ऑफ साइंसेस के लिए चुना गया और सम्मान पाने वाली छठी महिला थी। अब ये मत पूछना अर्षित सर ऊपर की 5 कौन थी, बेटा छठी याद कर लो, कोई बात नहीं, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस सम्मानीय पुरस्कार के अतिरिक्त यूएस के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इनको 1989 में नेशनल मेडल ऑफ साइंस भी दे दिया था। भाई साहब कितनी बड़ी बात दे दी थी इनको, हल्के में ले रहे थे क्या तुम अभी तक? ओहो। जब 1997 में इनकी मृत्यु हो गई तब इसके बाद मिसूरी बॉटनिकल गार्डन एनाटॉमी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल नेचर पीटर लेविन ने याद करते हुए कहा था कि बहुत अच्छी थी मगर मेरे 5 रुपए रख गई थी, मतलब मेरे 5 रुपए लेके भाग गई है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम छोड़ देंगे। और 99 वर्षों तक आयु तक पादप जीव विज्ञानी के क्षेत्र में इनका बहुत ज्यादा प्रभाव बना रहा। मतलब आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात इन्होंने की।
आप सोच सकते हो कितना बड़ा काम इन्होंने किया। मतलब बायोलॉजी के क्षेत्र में अगर मैं आपसे कहूं तो मैं ये वाला कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इन्होंने बायोलॉजी को एक दृष्टि पटल पे सबके सामने रख दिया, और वो भी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को। तो कितनी बड़ी चीज इन्होंने यहाँ पे बताई थी। आओ जरा अब हम थोड़ा सा चैप्टर के अंदर घुस जाते हैं। यद्यपि अगर हम बात करें तो आकारिकी अथवा बाह्य संरचना में बहुत विविधता पाई जाती है। यानी कि बाहर संरचना आपको हर किसी चीज की अलग अलग दिखेगी। आप लोगों ने देखा भी होगा सारे के सारे पेड़ आपको एक जैसे नहीं मिलते। कुछ पेड़ की संरचना किसी तरीके की होती है तो किसी की किसी तरीके की होती है। यानी कि संरचना के हिसाब से भी जो पादप होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। हर्षित सर बिल्कुल, मगर कहीं ना कहीं उच्च पादपों का विशाल समूह भी हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, और पादप में मूल, स्तंभ, पत्तियां, पुष्प और फलों की उपस्थिति इनका मुख्य अभिलक्षण होते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं बायोलॉजी ये कहती है कि पादप में फल भी पाए जाते हैं, फूल भी, पत्ती भी पाई जाती है। तो भैया इनको हल्के में लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हर कोई चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे अध्याय 2 और अध्याय 3, मेरे ख्याल से आपने दोनों ही अध्याय पढ़ लिए, बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। आपने पौधों का वर्गीकरण के विषय में अध्ययन किया कि आकारिकी और अन्य अभिलक्षणों पर आधारित थे। बिल्कुल, हम लोगों ने पढ़ा है सबसे पहले जीव जगत का वर्गीकरण, हमने पढ़ा पादप जगत, और ये दोनों चैप्टर पढ़ने के बाद हम इस बात पे बिल्कुल अच्छे से आ गए कि पेड़ पौधों की संरचना के हिसाब से भी, जैसे एरिस्टोटल ने किया था ट्री, हर्ब्स और श्रब्स में शाक, झाड़ी और बड़े बड़े पेड़ के अंदर उन्होंने विभाजित किया था। पेड़ से पेड़ ही बोलना, ठीक है। वर्गीकरण के इन उच्च पादपों को भली भांति समझने के लिए अथवा सभी जीवों के लिए हमें मानक वैज्ञानिक शब्दावली अथवा मानक परिभाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमें विभिन्न पादपों की विविधता, जो कि पौधों में पर्यावरण के अनुकूल का परिणाम है, जैसे आवास के लिए अनुकूलन होता है। आपने देखा होगा हर किसी जगह पे रहने वाले पेड़ पौधे अलग होंगे। जो जमीन पे पाए जाएंगे अलग, जो पानी में पाए जाएंगे वो अलग होंगे, जो मरुस्थल में पाए जाएंगे वो अलग होंगे। संरक्षण, कई पेड़ पौधे अपने अंदर कांटों का निर्माण करते हैं। चढ़ना, कई पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो बेल के रूप में दूसरे पेड़ पौधों पे चढ़ जाते हैं। संचयन, कई पेड़ पौधे जैसे आलू वगैरह अपने अंदर भोजन का संश्लेषण कर सकते हैं। आदि के विषय में भी हमें यहाँ पे ज्ञान प्राप्त कर ही लेंगे। बहुत खुशी की बात है अर्षित सर, मजा आ गया। क्या बात है अर्षित सर, मतलब एनसीईआरटी पढ़ने में मजा आ रहा है ना। हर एक चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, यहाँ पे आपको लोड ही नहीं लगेगा, ठीक है। यद्यपि आपका मतलब बेसिकली आप लोगों के बारे में बात करें, खरपतवार को देखें। खरपतवार जानते हो, एक ऐसी किस्म होती है जो आपके पेड़ पौधों के आसपास उग जाती है। एक ऐसी किस्म होती है जिसको आप कहीं ना कहीं बेकार किस्म कहते हैं। आप अपने पेड़ पौधों को जितना भी नरिशमेंट देते हैं वो पेड़ पौधों तक पहुंचने ही नहीं देता, खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप देखेंगे कि उन सभी पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती हैं। बहुत खुशी की बात है। उनमें फूल और फल भी लगे हो सकते हैं। पुष्पी पादपों में भूमिगत भाग को हम मूल तंत्र कहते हैं और ऊपरी भाग को हम प्रभु तंत्र कहते हैं। यानी कि जमीन के अंदर तो जड़ आएगी, जमीन के ऊपर जो आएगा वो तना आएगा। अब तने के ऊपर दोस्त सब कुछ आएगा, शाखा भी आएगी, तने के ऊपर पत्तियां भी आएगी, फूल भी आएंगे, सब आएंगे। जड़ पे थोड़ी आते हैं फूल, बस इतनी सी बात है। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर? 100%? ठीक है जी, तो चलें आगे। सर बहुत बढ़िया बात है सर, मजा ही आ गया। आ जाओ। सबसे पहले दोस्त आज हम बात करने वाले हैं जड़ के बारे में। देखो अब हम बात करेंगे जड़ के बारे में, जड़ के बाद हम बात करेंगे तने के बारे में। जड़ बड़ा छोटा भाग है, रीजन क्योंकि जड़ के अंदर ज्यादा चीजें है ही नहीं भाई। जड़ में केवल जड़ ही पड़ोगे, मगर सारी चीजें और बाकी जो फूल होता है, जो पत्तियां होती है, जो फल होते हैं, ये सारे के सारे तने पे लगे होते हैं। तो तना वाला सिस्टम ज्यादा बड़ा है, जड़ वाला तो फिर भी बहुत छोटा सा ही है। आओ जरा सबसे पहले हम जड़ के बारे में बात कर लेते हैं। अधिकांश अगर आपकी बात की जाए, यानी कि मैक्सिमम अगर बात की जाए, तो अधिकांश द्विबीजपत्री पादप, जानते हो ना द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री का मतलब जिसमें 2 बीजपत्र होते हैं। 2 टिफिन है तो द्विबीजपत्री, 1 टिफिन है तो 1 बीजपत्री। इस चैप्टर में हम पढ़ने भी वाले हैं उसके बारे में। पादप में मूलांकुर के बड़े होने से प्राथमिक मूल बनती है जो मिट्टी में उगती है। बहुत खुशी की बात है। इससे द्वितीयक मूल बनती है और उससे तृतीयक मूल बनती है। अब अर्षित सर यार ये डायग्राम से आप समझा सकते हो, मैं कह रहा हूं मजे ही आ जाएंगे। अगर मैं आपको कभी भी ये पेड़ बता देता हूं, ठीक है, तो यहां से जो जड़ निकलेगी वो होगी प्राथमिक मूल, इसको मैं 1 डिग्री कर देता हूं। जो इससे निकलेगी वो होगी द्वितीयक मूल, और जो इससे निकलेगी वो होगी तृतीयक मूल। तो बताओ 3 टाइप की जड़ आपको दिख रही है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। हर्षित सर बिल्कुल दिख रही है। तो बस यही चीज है जो हम यहां पे अच्छे से पढ़ लेते हैं। प्राथमिक मूल और उनकी शाखाएं आपस में मिलकर मूसला मूल तंत्र बनाती है। तो मूसला मूल ये सारे हो गए, प्राथमिक मूल और इनकी जो शाखाएं हैं ये मिलकर बनाती है मूसला मूल। मूसला मूल जनरली हम ये कहते हैं मूलांकुर से निकलती है। मूलांकुर का मतलब होता है जहां पे मूल होती है, ठीक है। जैसे एक सरसों का पौधा आपने देख लिया,
एक बीजपत्री पात्रों में प्राथमिक मूल जो होती है ये अल्पायु होती है। अल्पायु का मतलब एक बीजपत्री। एक बीजपत्री जैसे आप बात कर लो किसी भी ऐसे की, जैसे घास की बात कर लो, तो इसमें जो प्राथमिक मूल होती है वो जल्दी ही खत्म हो जाती है, शॉर्ट एज होती है, शॉर्ट लाइव्ड होती है, और इनके स्थान पर बहुत सारी मूल निकल जाती है जो तने के आधार से निकलती है। बहुत बढ़िया। और इन्हें ही हम जकड़ा मूल कहते हैं। तो अर्षि सर जकड़ा मूल क्या होती है, क्या डायग्राम है? बेटा बहुत प्यारा डायग्राम है। कैसा है? मान लो ये हो गया, हाँ, तो यहां पे जो आधार से ऐसे निकलेगी ना, ये झगड़ा मूल है। झगड़ा मतलब झगड़ रही है आपस में, आपको पता ही नहीं लगेगा कौन कहां है। जब भीड़ होती है ना बेटा, 15-20 लोग आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, तो आपको पता ही नहीं लगता रैप्टा किसके पड़ रहा है। तुमने यूं रैप्टा मारा, उसका बंदा नीचे हो गया, तुम्हारे अपने वाले के पड़ गया, तो ये ऐसे झगड़ा मूल होती है। सर बहुत बढ़िया बात है, आगे चल सकते हैं। बिल्कुल, इसका उदाहरण है गेहूं का पौधा, जो कि एक बीजपत्री का अच्छा उदाहरण है। सर क्या बात, हर्षित सर मजा आ गया। तो दो प्रकार की मूल हो गई, एक जिसमें प्राथमिक उससे द्वितीयक और तृतीयक निकलती है, वो तो मूसला मूल हो गई, ठीक है। एक यहां से निकल रही है, वो कौन सी हो गई? झकड़ा मूल हो गई, जिसमें प्राथमिक मूल जो होगी वो अल्पायु की होगी, सही है। इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे घास तथा बरगद, इसमें एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है घास का, जिसमें अन्य भाग से निकलती है, जिसे हम अपस्थानिक मूल भी कहते हैं। अब देखो, वैसे अगर देखा जाए तो घास मोनोकॉट होती है ना, मगर अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन तो आप याद रखना घास को आप अपस्थानिक मूल के एग्जाम्पल में याद रखो, बहुत ही बढ़िया। और इससे पहले गेहूं जो है आपका है, ये आप झकड़ा मूल के अंदर याद रखो। तो तीन जड़ हो गई आपके पास, पहली हो गई मूसला मूल, सर बिल्कुल सही है। दूसरी हो गई झकड़ा मूल, जिसका एग्जाम्पल आप गेहूं याद रखेंगे। और तीसरी हो गई अपस्थानिक मूल, अपस्थानिक मूल का एग्जाम्पल आप घास ही याद रखेंगे, ठीक है। चले आगे। मूसला मूल तंत्र का कार्य मिट्टी से पानी और खनिज लवण का अवशोषण करना है, बिल्कुल सही बात है भाई। बेसिकली आपको क्या लगता है कि जड़ क्या करती होगी? जड़ का बेसिक काम यह होता है, देखो हम लोगों को जब घर वाले बोलते हैं ना कि बेटा एक काम कर, पेड़ में पानी दे दे, तो हम क्या करते हैं, ऐसे नली उठाते हैं और पूरे पेड़ को नहला देते हैं। तो पेड़ पानी वहां से थोड़ी ले रहा है जहां पे आप नहला रहे हो। हाँ सर, ये बात तो अर्षित सर बिल्कुल सही है। तो मुन्ना कहां से पेड़ हवा ले रहा है बताओ? मतलब हवा मतलब पानी कहां से ले रहा है? जड़ों से लेता है नॉर्मली। तो जड़ से भोजन मतलब पानी का और खनिज लवण जो पेड़ पौधों को चाहिए होते हैं, उन दोनों का ही अवशोषण करता है। साथ साथ पेड़ को खड़े रखने के लिए भी जगह करता है। तुम कभी भी किसी पेड़ को उखाड़ना, तो आपको देखा होगा उसकी जो जड़ें होती है वो ऐसे धसी हुई रहती है, यूं कर नहीं निकलूंगी, मैं तो धसी हुई हूं। ओहो, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर भी ये दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है कि मिट्टी में जकड़ कर रखना होता है, और खाद्य पदार्थों का स्टोरेज भी ये कर सकती है, और साथ साथ पादप नियमों का संश्लेषण भी कर सकती है। अब ये क्या होता है पादप नियमक? इसका मतलब हार्मोन होते हैं। जैसे आपने कभी हार्मोन सुने होंगे, साइटोकाइनिन, आपने शायद कभी हार्मोन नहीं सुने, तो आगे हम पढ़ेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है, आप पढ़ोगे साइटोकाइनिन, ये हार्मोन होता है, ये पादप हार्मोन होता है। ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये पादप हार्मोन है। तो इन हार्मोन का संश्लेषण भी आपको यहीं से ही होता हुआ दिखता है। बताओ क्या मुन्ना, पॉइंट मजा आ गया क्या? बिल्कुल एक नंबर बात क्लियर है हर्षि सर, पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। यही तो मजा है, बस यही मजा है। अब आ जाओ, अगला पॉइंट है मूल के क्षेत्र। तो सर मूल के क्षेत्र समझाओगे? मैं कह रहा हूं मजे तो उसमें ही है जब मैं तुम्हें समझा दूं। तो अगर मैं तुम्हें समझा दूंगा तो तुम भी कहोगे सर बल्ले बल्ले, मजा आ गया, सिंगल टाइम में आपने पॉइंट क्लियर कर गया, वाओ। देखो, अगर आप किसी भी पेड़ को देखते हो तो उसमें ऐसे करके आप एक जड़ बता सकते हो, ठीक है। इसमें नीचे ही नीचे एक विभाजन करने वाले क्षेत्र पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं विभजोतकी क्षेत्र। ये ऐसा क्षेत्र होता है जो विभाजन करता है, विभजोतकी। विभजोतकी क्षेत्र का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जो विभाजन करे। इस क्षेत्र के ऊपर की तरफ कुछ ऐसी भी क्षेत्र पाया जाता है जो विभाजन करना जिसने छोड़ दिया, वो होता है दीर्घीकरण क्षेत्र। और दीर्घीकरण क्षेत्र के ऊपर भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो अभी विभाजन करना बिल्कुल छोड़ देती है मगर स्थायी हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं परिपक्वन क्षेत्र। सही है, यहां तक पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल हर्षित सर, बिल्कुल क्लियर है। और यहीं पे ही आपके इस तरीके से मूलरोम निकलते हैं जो अवशोषण करने का कार्य करते हैं। ये है मूलरोम, जिसे हम रूट हेयर कहते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ यहां पर एक ऐसी संरचना होती है जो उसकी सुरक्षा देती है विभजोतकी क्षेत्र को, जिसे हम मूल गोप कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं रूट कैप। बोलो क्या आगे चल सकता हूं? पक्का? यहां तक पॉइंट क्लियर है मेरे सारे दोस्तों को? अब देखो,
बेटा बायोलॉजी में एक चीज याद रखना कि पेड़ पौधों के अंदर सबसे पहले एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाती है जो विभाजन करने का काम करती है, जिसे हम विभज्योतकी क्षेत्र कहते हैं। यानी कि एक ऐसी कोशिका जो केवल और केवल विभाजन करती हो उसे हम विभज्योतकी क्षेत्र कहेंगे। इसके पीछे वाली जो एरिया होता है, तो कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो पीछे रह जाती हैं। जैसे कई बार सेल्फी देखी है, तो कई लोग सेल्फी लेते रहते हैं, उनकी पूरी टीम आगे निकल जाती है, वो पीछे रह जाते हैं, तो वो ये वही है सेल्फी वाले, इन्हें हम दीर्घीकरण कहते हैं। नीट के एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि जड़ की लंबाई कौन बढ़ाता है, तो वो दीर्घीकरण बढ़ाता है। और सबसे पुरानी कोशिका जो भाई साहब पीछे ही छूट गई फोटो के चक्कर में, वो सारी की सारी परिपक्वन क्षेत्र की होती है और इसी क्षेत्र में मूल रोम निकलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी जड़ बार बार, ध्यान से सुनना अब जो मैं बोल रहा हूं, अगर कोई भी जड़ जमीन को खोद रही है, जमीन में तो जाएगी वो, तो कहीं ना कहीं उसके आगे की तरफ ये जो विभज्योतकी क्षेत्र होगा, ये तो दोस्त खत्म हो जाएगा, हो सकता है डैमेज हो जाए। तो इस विभज्योतकी क्षेत्र की सुरक्षा करने का काम ये एक संरचना करती है, जिस संरचना को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मूल गोप। तो मूल गोप का बेसिक काम होता है सुरक्षा प्रदान करने का। किसकी सुरक्षा? विभज्योतकी क्षेत्र की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य इसी का ही होता है। ठीक है भैया, अब जब इतनी बात हो गई तो चलो जरा एनसीईआरटी उड़ा देते हैं। ये बात आपकी मजेदार लगती है, हमको एनसीईआरटी उड़ाने की मजा, तो मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी उड़ाने में ही है ना, ये तो तुम भी जानते हो। तो मूल के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, डायग्राम क्लियर होगा तो आ जाओ। सबसे पहले एक अंगुलित मूल गोप से ढका रहता है, जिसे हम रूट कैप कहते हैं, जो प्रोटेक्शन करने का काम करता है। मृदा में विभज्योतकी क्षेत्र को बचाने का काम यही करता है। ठीक है, यह कोमल शीर्ष को तब रक्षा करता है जब वो मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है। मैंने भी अभी आपको यही बात बताई थी, आगे चल सकते हैं। मूल गोप के कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का क्षेत्र होता है। बोला था विभज्योतकी क्षेत्र बोलते हैं, जो कि विभाजन करने का काम करती है। तो ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन करने का काम करे उसे हम बोलेंगे विभज्योतकी क्षेत्र बोलेंगे। हर्षित सर मजा आ गया, नाम से पता लग रहा है एनसीईआरटी ने इसको मेरिस्टेमेटिक बोल दिया, हमने बस विभज्योतकी बोला, इतना सा हमने अंतर कर दिया है। अब दोस्त खुद सोचो, रटना नहीं। जो कोशिका बार बार विभाजन करेगी, क्या उन पे कोशिका भित्ति मोटी होगी? नहीं, पतली होगी। जो कोशिका बार बार विभाजन करेगी, क्या उसके अंदर रिक्तिका बड़ी होगी? नहीं, छोटी होगी। जो कोशिका बार बार विभाजन करेगी, क्या वो सक्रिय होगी? बिल्कुल सही बात है, सक्रिय ही होगी। जो कोशिका बार बार विभाजन करेगी, क्या उसके अंदर मतलब देखा जाए उसका आकार बड़ा होगा? नहीं, छोटा होगा, क्योंकि विभाजन करने के बाद हर बार आकार छोटा ही हो जाता है। तो कोशिकाएं बहुत छोटी होती है और पतली भित्ति वाली होती है। क्या बात। और कोशिका बहुत छोटी होगी तो अंदर की तरफ कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, ये बहुत पास पास भी होगा। अगर आपका घर एक ही कमरे का है तो सब अड़ोस पड़ोस में ही रहोगे, बिचे बिचे, वाह। तो इसमें कहीं ना कहीं सघन प्रोटोप्लाज्म होता है। बताओ रटने की जरूरत पड़ेगी क्या? हर्षित सर यही तो बात मजा आता है कि रटना ही नहीं है। ये देखो, उनमें बार बार विभाजन होता रहता है। इस क्षेत्र की सभी कोशिकाएं समीपस्थ कोशिकाओं में शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती रहती है एवं मूल कहा क्या भाई, मूल को लंबाई में बढ़ाती है। अब जो लंबाई में बढ़ा रही है वो तो आगे वाली विभाजन कर रही है, मगर सच में लंबाई को बढ़ाने का जो काम करती है वो है दीर्घीकरण क्षेत्र। मैंने बोला था लंबाई का मतलब दीर्घीकरण क्षेत्र होगा। ठीक है, और दीर्घीकरण के पीछे आपको पता है कौन सा क्षेत्र होगा? परिपक्वन। तो लंबाई जो बढ़ाएगी वो तो एक ही होगी, वो होगी दीर्घीकरण, जो लंबाई बढ़ाने का कार्य करती है। चले आगे। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता हो जाती है और परिपक्वता आ जाती है, इसलिए दीर्घीकरण के पास एक और क्षेत्र होता है जो होता है परिपक्वन क्षेत्र। वाह सर, सच में है क्या? देखो ऊपर परिपक्वन क्षेत्र है दीर्घीकरण के पीछे। ऐसी कोशिका जो इससे छूट गई दीर्घीकरण, जो इससे छूट गई वो परिपक्वन, और जो यहां पे रूट हेयर निकाल रही है। हर्षित सर मजा आ गया, ये होती है थ्योरी क्लियर। तो कहीं ना कहीं धागे के समान संरचना निकालती है परिपक्वन क्षेत्र से, जिसे हम मूल रोम कहते हैं। बहुत बढ़िया, और यही काम करती है जल का और खनिज लवण का अवशोषण भी यही करती है। बताओ क्या कहते हो? आसान है? कहीं कुछ रटा? नहीं सर, अभी तक तो कुछ भी नहीं, आगे भी नहीं रटोगे मुन्ना। मगर याद रखना ये एनसीईआरटी के डायग्राम है, ये वैसे कोई दिक्कत नहीं है इनमें, आप वैसे ही याद हो जाएगा। देखो नीचे जड़ क्षेत्र है जिसमें प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल है, जड़ वाला क्षेत्र है। ऊपर तने वाला स्तंभ वाला क्षेत्र है, जहां पे फल भी दिख रहा है, पुष्प भी दिख रहा है, तना भी दिख रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम कहलाता है पर्होतंत्र। अब जहां से शाखा निकलती है उसे हम बोलते हैं नोड, और दो शाखाएं जहां से निकलती है उसके बीच में होता है इंटरनोड, अंतर्वेशी। ठीक है, तो जहां से शाखा निकल रही है वो है नोड, और दो नोड के बीच में क्या होगा? इंटरनोड। और जहां से ब्रांच निकलती है उसे हम कलिका, यानी कि इंग्लिश में हम बोल देते हैं बर्ड। क्या बोलते हैं? बर्ड बोल देते हैं। ठीक है भैया, आ जाओ। ये तीन प्रकार की जड़ आपके सामने है।
जिसमें पहली जो जड़ है वो है मूसला मूल, दिख रही होगी बहुत बढ़िया से। दूसरी है तंतुक मूल यानी कि वही फाइब्रस मूल, और तीसरी है अपस्थानिक मूल जो कहीं से भी निकल सकती है। जैसे बरगद में देखा होगा, बरगद में बड़ी बड़ी जड़ें उड़ती है, तुमने देखा होगा बरगद, एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, कहां था, द ग्रेट बनायन ट्री। भाई साहब पता है कहां पे है वो द ग्रेट बनायन ट्री? तुम लोगों को याद भी होगा। हर्षित सर हाँ सुना तो था हमने, ग्रेट बनायन ट्री आखिर है कहां पर, तो बता सकते हो? दोस्त द ग्रेट बनायन ट्री ही मिलेगा आपको बहुत ही दूर। सर कितनी दूर मिलेगा हमें? बहुत दूर, मतलब आपको मिलेगा मेरे ख्याल से कलकत्ता में इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, वहां पे है द ग्रेट बनायन ट्री। सबसे बड़ा बरगद का पेड़ आपको वहीं देखने को मिलता है। बताओ, बहुत बढ़िया। और इसी चीज के साथ ये एक डायग्राम जो बहुत ही प्यारा जो अभी मैंने आपको बनाया, यहाँ पे नीचे विभज्योति क्षेत्र होती है, बिल्कुल सही बात है। उसकी सुरक्षा करने के लिए जो पाया जाता है उसे हम मूलगोप कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके ऊपर की तरफ दीर्घीकरण क्षेत्र होता है जो लंबाई बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। उसके ऊपर की तरफ सबसे ऊपर परिपक्वन क्षेत्र होता है जहां पे मूल रोम पाई जाती है। वाह हर्षित सर, डायग्राम थ्योरी दोनों कंप्लीट। डन है क्या मुन्ना? ठीक है जी, यहां तक चल सकते हैं, जरा आगे आ जाओ फिर। दोस्तों अब अगला जो पॉइंट आता है अपने पास वो आता है पत्ती का। तो देखो पहले तो पत्ती पढ़ेंगे, मतलब पत्ती से पहले अपन थोड़ा सा तना पढ़ लेते हैं, या पहले पत्ती पढ़े? पहले पत्ती पढ़ते हैं, ठीक है। अपन पहले पढ़ेंगे पत्ती, फिर अपन पढ़ेंगे तना, ठीक है। पहले पढ़ेंगे, मगर तने में ही तो पत्ती आ जाएगी। चलो भाई एक ही बात है, आ जाओ भाई। देखो तना एक छोटा सा टॉपिक है इनफैक्ट अपने पास, जिसके बाद अपन को पत्ती पढ़ना है, अपन को पुष्प पढ़ना है, फल भी पढ़ने हैं, अपन को बीज भी पढ़ना है, लगभग सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। पुष्प सूत्र भी पढ़ने हैं। आओ जरा तने के बारे में बात कर लेते हैं। देखो पहले तो आप लोगों को पता है कि ऐसा कौन सा अभिलक्षण है जो कि तने तथा मूल में विभेदित कर सकते हैं। भाई देखो जड़ जो होती है वो अधिकतर नीचे होती है, जबकि तना जमीन से ऊपर होता है। तने में शाखाएं लगी होती है, तने में पुष्प लगा होता है, पत्तियां लगी होती है, फल लगा होता है, जबकि जड़ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत बढ़िया। तो पहले बात तो ये ऊपरी भाग है, बिल्कुल सही बात है, जिनपे शाखाएं पत्तियां और फूल लगी होती है। वाह सर, यही तो बोला है आपने। यहां पे कहीं ना कहीं बीज के बाद प्रांकुर से विकसित होता है। अब जरा समझना जरा ये क्या होता है। मान लो अगर मैं ऐसे आपको कोई बीज बना रहा हूं, तो बीज के दोस्त बायोलॉजी के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक ऐसे ऊपर वाला, एक ऐसे नीचे वाला। बायोलॉजी ये कहती है जहां से तना निकलता है उसे हम बोलते हैं प्रांकुर, और जहां से जड़ निकलती है उसे हम बोलते हैं मूलांकुर। बस इतनी सी बात याद रखना। प्रांकुर मतलब जहां से तना निकलेगा, और मूलांकुर जहां से जड़ निकलेगी। बस इतना अगर आपको याद हो गया तो सारी चीजें आपको अच्छे से याद हो गई, फिर कोई लोड ही नहीं है। ठीक है भैया, चल सकते हैं आगे? सर बिल्कुल चलो। यहां पे तने पर गांठ होती है, बता दिया था गांठे, है ना, जहां से गांठे और पोरियां पाई जाती है। अरे वही नोड और इंटरनोड, शाखाएं निकलती है दो शाखाओं के बीच में, बस वही है। तने के ऊपर क्षेत्र जहां पे पत्तियां लगी होती है उसे गांठ कहते हैं, और गांठों के कक्षीय में भी हो सकती है। तना जब शैशव अवस्था में होता है तब यह हरा होता है। अब आप लोग भी देख सकते हो, अगर मान लो आपके पास कोई भी तना है, जैसे मान लो ये मैंने तना बनाया देखो आपके सामने, और तुम ये नहीं कहोगे अर्चित सर आपने प्रैक्टिकली नहीं बताया, ये तना है, दिख रहा है, हाँ। मगर जब कभी भी तुम तने को खुरचोगे, नया नया तना होना चाहिए, बिल्कुल जवान सा, खुरचोगे तो बोलो कैसा कलर दिख रहा है आपको? हरी ग्रीन कलर दिख रहा है। तो बस यहां पर भी मुन्ना यही तो बात लिखी हुई है कि जो तना होता है जब शुरू में हरा होता है और बाद में यह भूरा हो जाता है। बिल्कुल सही है। जब छोटा सा तना तुम्हारे घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ हो जो बहुत छोटा सा हो, उसको खुरचना, यूं कहोगे अरे हर्षित सर एक बात बोलनी थी आपसे। मैंने कहा आप बोलो ना। अरे हर्षित सर ये तो हमको किसी अच्छे कलर का दिख रहा है। कैसा दिख रहा है सर? ये तो हरा दिख रहा है। मगर जब वो पीपल का पेड़ बड़ा हो जाए तब खुरचने की कोशिश करना, ओ माय गॉड सर ये तो कलर चेंज हो गया। बस यही है। तने का प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना, पत्तियां, फूल और फल को रखना होता है, पानी और खनिज लवण, प्रकाश संश्लेषण का संवहन करना। भाई सारा काम तना ही तो करेगा, क्योंकि पत्ती भी भोजन बनाएगी और नीचे जड़ तक भेजेगी, तो भैया तना ही चाहिए उसमें के लिए। भोजन का संग्रह भी ये करती है, सहारा भी देती है, सुरक्षा भी यही प्रदान करती है, और कहीं ना कहीं कायिक प्रवर्धन भी करती है। अब आप कहोगे कायिक प्रवर्धन क्या चीज होती है? दोस्तों कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है माइक्रो प्रोपेगेशन। इसका मतलब पादप का ऐसा कोई भी भाग जिससे आप नया पादप प्राप्त कर सको, वो कायिक प्रवर्धन है। आपने कभी देखा होगा कि घास जो लगाने के लिए आता है ना माली, वो हमेशा घास के बीज कभी नहीं लेके आता, वो घास ही लेके आता है, क्योंकि घास के तने के साथ तने के ही कायिक प्रवर्धन होता है। आपने देखा होगा जब आप कभी भी गन्ना लगाते हैं, गन्ना, तो गन्ने में से बीच बीच में लाइन होती है, उसको काट के आप लगा सकते हो तो नया गन्ना आ जाएगा। आपने देखा होगा अगर कभी भी आलू, तो आलू के अंदर ऐसे ऐसे करके आंखें पाई जाती है, जिन्हें हम आईज बोलते हैं, आंखें बोलते हैं।
इनको लगाओगे तो नया आलू मिल जाएगा आपको, ये लगाओगे तो नया आलू नहीं मिलेगा, साइड वाला आंखों को लगाना पड़ेगा। अरे सर ये तो हमने देखा भी है, हमने सुना भी है, सुना है ना, तो यही कायिक प्रवर्धन होता है। बीज के अलावा पादप का ऐसा कोई भी भाग जिससे नया पादप बन सके उसे ही कायिक प्रवर्धन की अभिक्रिया कहते हैं। और पादप के ऐसे भाग को जिसमें कायिक प्रवर्धन पाया जाता है ना, उसे हम पूर्ण शक्तता कहते हैं। पूर्ण शक्तता इंग्लिश में बोलते हैं दोस्त टोटीपोटेंसी, ये शायद नाम सुना होगा। टोटीपोटेंसी पाई जाती है, और जिस भाग को आप लेते हो ना यूज में, उसे हम बोलते हैं कृतोत्की। भाई साहब बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश में देखो कितनी अलग है। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्लांट। तो मैं एक लाइन बोल रहा हूं और मेरे ख्याल से मेरे सारे लोग मेरी लाइन को सपोर्ट करेंगे कि क्या बोला सर आपने, पादप का ऐसा कोई भी भाग जिससे आप नए पादप का निर्माण कर सकते हो, पादप के ऐसे भाग को कृतोत्की कहा जाता है, क्योंकि इसके पास पूर्ण शक्ति की ताकत पाई जाती है। बताओ डन है क्या, मजा आ गया? ठीक है सर। इसके बाद हम आगे एक टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है पत्ती। भाई तने के अंदर अब बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो हम पढ़ेंगे तने के अंदर पत्तियां क्या होती है। उससे पहले मैं एक बात और बता देता हूं, यहाँ पे कई सारी चीजें, जैसे भोजन संग्रह कर सकता है तना, बिल्कुल पादप हमेशा भोजन संग्रह करेगा, किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। लिख लेना, पादप भोजन का निर्माण करेगा ग्लूकोज के रूप में, स्थानांतरण करेगा सुक्रोज के रूप में, और संग्रह करेगा स्टार्च के रूप में। सर बहुत बढ़िया, सहारा प्रदान करता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ पादप ऐसे होते हैं जो दूसरे पादप से लिपट जाते हैं, अमरबेल के अंदर आपने देखा होगा, ठीक है, सुरक्षा देना। कई बार आपने कुछ पादप ऐसे देखे होंगे जिनमें कांटे डेवलप हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं पादप को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अरे अर्चित सर बहुत सही बात बोल रहे हो, नींबू वगैरह के अंदर भी हमने देखा है, ठीक बात है। कायिक प्रवर्धन तो मैंने आलू वालू के एग्जाम्पल, वालू नहीं होता, आलू के एग्जाम्पल में आपको बता ही दिया। बोलो डन है यहां तक? सारा पॉइंट बिल्कुल जबरजोड़ क्लियर है, ताबड़तोड़ क्लियर है, मजा ही आ गया। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अगली चीज होती है पत्ती। पत्ती एक पार्श्वीय संरचना होती है, मतलब एक तरह से फ्लैटेड स्ट्रक्चर होती है, चपटी संरचना होती है, जो कि तने पर लगी होती है। बिल्कुल सही बात है। ये गांठों पर होती है, यानी कि जहां पे नोड होते हैं, ठीक है। और इसके कक्ष में कली होती है, यानी कि पहले जो पत्ती होती है वो छोटी सी होती है, कली की फिर बड़ी हो जाती है। सर बहुत सही बात है, आगे चलते हैं। कक्षीय कली बाद में शाखा के रूप में विकसित हो जाती है, ठीक है। पत्तियां प्ररोह के शीर्षस्थ मेरिस्टेम से निकलती है। शीर्षस्थ मेरिस्टेम कौन सा होता है हर्षित सर? वो ये होता है, ये शीर्षस्थ मेरिस्टेम, शीर्षस्थ होता है ये। शीर्षस्थ का मतलब होता है जो सबसे ऊपर हो वो शीर्षस्थ है, जो सबसे ऊपर हो वो शीर्षस्थ होता है, सबसे ऊपर वाला शीर्षस्थ है। तो शीर्षस्थ का मतलब जब सबसे ऊपर हो। अब हम क्या बोल रहे हैं, पेड़ पौधा जैसे जैसे ऊपर वृद्धि करता रहेगा, नीचे की तरफ ऐसे शाखा डेवलप करता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही तो होता है। तुमने देखा भी होगा दोस्त, घर के आसपास अगर कोई पेड़ है और अगर तुमने उसको ऐसे काट दिया यहां से, तो फिर पेड़ आगे ऊपर वृद्धि नहीं करेगा। तुमने देखा होगा वो फूल और कांटे पिक्चर में था, वो फलाना और डिकाना, लड़का लड़की अपने अपने नाम लिख जाते हैं यहाँ पर, यूं कहते हैं बाबू सोनू हमने हमारा नाम लिख दिया, तो 10 साल के बाद ये नाम क्या बिल्कुल ऊपर चले जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि पादप वृद्धि करता है टिप से, टिप से होती है पादप की बेसिक वृद्धि। बताओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, क्या मेरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर है? तो क्या चल सकते हैं आगे? सर मजा ही आ गया सर, लाइनों में ही मजा आ रहा है, वाह। प्रक्रिया अग्राभिसारी के रूप में लगी होती है। अग्राभिसारी का मतलब क्या होता है ये और समझ लेना। इसका मतलब ये होता है कि जो पत्तियां होती है, जो पत्तियां होती है उसमें देखो, अब सुनो, धीरे धीरे पेड़ बढ़ता रहेगा तो ये शाखाएं निकलती रहेगी। अब नीचे की तरफ जो पत्ती होगी वो पहले बनेगी, ऊपर की तरफ पत्ती बाद में बनेगी। इसे ही हम अग्राभिसारी बोलते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ नई पत्ती और नीचे की तरफ पुरानी पत्ती, यही होती है अग्राभिसारी क्रम। सर बिल्कुल, ये पौधों में बहुत ही महत्वपूर्ण कायिक अंग है, क्योंकि ये भोजन का निर्माण करता है। और पादप भोजन का निर्माण किसके रूप में करते हैं? वो करते हैं ग्लूकोज के रूप में, याद रखना। ओहो ये तो ज्यादा बड़ा हो गया। पादप भोजन का निर्माण किसके रूप में करते हैं? ग्लूकोज के रूप में, याद रखना है आपको। चलें आगे, बिल्कुल क्लियर है यहां तक? आ जाओ। एक अगर प्रारूपिक, अगर आप पत्ती देखोगे कभी भी तो उसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है पर्णाधार, ठीक है, एक पर्णवृंत होता है और एक स्तरिका होती है। मैं इसको आपको डायग्राम में ही दिखा देता हूं, क्योंकि डायग्राम में देखोगे तो आसानी से समझ जाओगे। देखो ये आपका एक डायग्राम है जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। ये आपका वही तने वाला जो पार्ट है, शाखा वाला पार्ट है, ठीक है। नीचे नीचे जो काई भी जाती है वो होती है कक्षीय कलिका। कलिका का मतलब होता है बड, ठीक है, जहां से सारी चीजें लगभग डेवलप होती है।
उसके ऊपर की तरफ ये पर्णवृंत होता है, पर्णपत्रावंत या पर्णवृंत बोल सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक लचीलापन प्रदान करता है। इसका बेसिक काम क्या होता है, जब कभी हवा वगैरह चलती है तो पत्तियां ऐसे ऐसे हिलती रहती है। उससे फायदा ये होता है कि पत्तियां अपना टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, नीचे नीचे बेस होता है जिसे पत्राकार कहते हैं। यहाँ पे छोटी सी पत्ती कई बार आपको दिखेगी जिसे हम अणुपर्ण कहते हैं, और ऊपर की तरफ आपको स्तरिका देखने को मिलेगी। ये पूरा का पूरा स्तरिका होती है। इसके मध्य में मध्य शिरा पाई जाती है। शायद आपने ये भी कभी ना कभी तो पढ़ा होगा कि बीच में ऐसे करके यहाँ पे एक मध्य शिरा होती है। कौन सी शिरा होती है? मध्य शिरा। मध्य शिरा जिसे हम मिडरिप कहते हैं। ठीक है, और इस मध्य शिरा से छोटी छोटी शिराएं निकली रहती है। यहाँ पे ऐसे निकली रहती है। तो इससे क्या होता है, पेड़ पौधा ना पत्तियों तक पूरी तरह से जल बल पहुंचा सकता है। पत्तियों के द्वारा जो भी कुछ भोजन बनेगा उसका पूरी पादप में स्थानांतरण हो सकता है। तो ये सारे काम यहां से हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक पार्ट है। आओ जरा आगे चलते हैं। मजा आ गया क्या? क्या कहते हो? आसान है ना? आ जाओ। पत्तियों में सबसे पहले पर्णाधार की सहायता से तने से जुड़ी रहती है। बिल्कुल, पर्णाधार मतलब पर्ण का आधार जो बेस है। बिल्कुल, इसके आधार पर दो पार्ट छोटी पत्तियां निकली हो सकती है जिसे अणुपर्ण कहते हैं। डायग्राम में देख सकते हो, यहां पे एक दिखा रखी है तो एक इसके पीछे की तरफ भी मान सकते हो। ये अपनी तरफ है, एक इसके पीछे की तरफ, तो उसे हम अणुपर्ण कहते हैं। ठीक है सर, आगे चल सकते हैं। एक बीजपत्री में पर्णाधार चादर की तरह फैलकर तने को पूरा अथवा आंशिक रूप से ढक लेता है। कुछ लेग्यूमिनेसी पादप में जो पर्णाधार होता है वो फूल भी जाता है। तो कई जगह पे ऐसा होगा कि जो पर्णाधार होगा ना वो ऐसे देखो फूल जाएगा, ऐसे फूल जाएगा। ये दिख रहा है फूला हुआ, ये फूला हुआ, ये। ठीक है, जिसे पर्णवंत तल्ले बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पल्विनस। लेग्यूम पादप होते हैं ना, जैसे मटर वगैरह के पादप होते हैं, दाल वगैरह होती है, उन सब में आपको यही देखने को मिलता है। आगे चले। ठीक है सर, ऐसे पर्णाधार को हम पर्णवृंत तल्ले यानी कि पल्वाइनस बोलते हैं। मैंने भी लिख दिया यहाँ पे, पल्विनस होता है, पल्वाइनस, जो भी आप इसको बोलना चाहो। ठीक है, पर्णवृंत पत्ती को इस तरह से सजाता है कि इसकी अधिकतम सूर्य प्रकाश से प्रकाश मिल सके। मतलब पत्तियां कुछ ऐसे लगी होती हैं कि उसकी पूरी की पूरी सतह पर सूरज का प्रकाश पड़ सके। क्योंकि आपको पता है पत्तियों के अंदर मीजोफिल की कोशिका होती है। नहीं पता तो अगले ही चैप्टर में समझ में आ जाएगा। मीजोफिल की जो कोशिका होती है उसके अंदर हरित लवक पाया जाता है, वो तो आपने पढ़ ही लिया। हरित लवक के अंदर पर्णहरित पाया जाता है, वो भी आपने पढ़ लिया, क्लोरोफिल। तो कहीं ना कहीं पत्तियों को सूरज का प्रकाश मिलना ही चाहिए, तभी वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पूर्ण कर सकती है। लंबा पतला और नचीला पर्णवृंत स्तरिका को हवा में लाता है ताकि ताजी हवा मिल सके। मैंने भी बता दिया, टेम्परेचर मेंटेन करने का भी ये काम करता है, क्योंकि ऐसे ऐसे हिलती रहेगी वो, तो कहीं ना कहीं हवा मेंटेन रहेगी। सोचो एक चीज ऐसे है जिसपे सूरज का प्रकाश ऐसे ही पड़ रहा है, तो हो सकता है वो जल्दी गर्म हो जाए, मगर वो चीज बार बार ऐसे हिल रही है तो सूरज का प्रकाश सीधा तो उस पर पड़ेगा ही नहीं। ठीक है सर। स्तरिका पत्ती का हरा भाग बता दिया, वो सबसे जो बड़ा भाग है वो स्तरिका होता है। फैला हुआ भाग होता है जिसमें शिराएं और शिरिकाएं होती हैं। ये शिराएं होती है जिसे मध्य शिरा बोलते हैं ना, ये शिराएं मिडरिप बोलते हैं, और उसमें छोटी छोटी शिरिकाएं निकलती है। ये कुछ ऐसा है कि जैसे तुम्हारे घर के आसपास जो गवर्नमेंट की बड़ी पानी टंकी है, वो पानी की टंकी से बड़ा पाइप तुम्हारे घर तक आएगा, तो तुम्हारे घर के सामने से उसमें से छोटे छोटे पाइप बाकी घरों में चले जाएंगे। तो ये तो बड़ा पाइप है और साइड में छोटे छोटे पाइप निकाल दिए जिसमें जाइलम पाए जाते हैं, जो भोजन का मतलब जाइलम और फ्लोएम जो पानी का और भोजन का स्थानांतरण करते हैं। इसके बीच में सुस्पष्ट शिरा होती है जिसे मध्य शिरा कहते हैं। मैंने बता दिया, वो बड़ी वाली पाइपलाइन तुमने डायग्राम में देख लिया होगा, और जो पत्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। शिराएं क्या ऐसा काम करती है आप देख सकते हो। आज जाना बाहर, एक पत्ती लेना और पत्ती को रोल करना, तुम्हें कट 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 की आवाज आएगी, तो तुम कहते हैं अर्चित सर बस आपका पॉइंट ही हमें क्लियर हो गया, अब जरूरत ही नहीं है। क्या पॉइंट क्लियर करवा दिया आपने, यही तो मजे है। ठीक है, जो पानी और खनिज लवण और भोजन के स्थानांतरण के लिए नलिकाओं की सहायता से स्थानांतरण करती है, पता ही है आपको, वो जाइलम और फ्लोएम की बात। विभिन्न पौधों में स्तरिका की आकृति, उसके सिरे, चोटी और सतह कटाव में विभिन्नता होती है। ये तो आपने भी देखा होगा, आपने भी मेरे ख्याल से बाहर गए हो ना, पीपल की पत्ती देखना और किसी की भी पत्ती देखना। देखो ये कुछ एक्सपेरिमेंट है जो आप करके देख सकते हो, तभी तो आप कहोगे हर्षित सर मॉर्फोलॉजी में तो मजा आ गया, आपने कैसे छोटी छोटी चीज को समझा दिया। यानी कि पत्ती के डायग्राम देख के अब हम पत्ती को समझ सकते हैं। मैं कह रहा हूं एक बार देखना ना, खुद करके देखना, बड़ा आसान है ये तो। ठीक है, आगे चले, आ जाओ। अगला होता है शिरा विन्यास, मतलब किस तरीके से शिरा विन्यास वहां पे पाई जाती है। अब देखो जरा दो चीजें हैं, आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखना।
एनसीईआरटी बोलती है दो अलग अलग है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ये तो मान लो घास की पत्ती है, ये मान लो पीपल की पत्ती है। अगर आप ध्यान से, मतलब ज्यादा ध्यान से भी देखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी देखोगे तो इसमें ऐसे ऐसे आपको लाइनें मिल रही है, दिख रही है क्या? पक्का? ये तो है समानांतर शिला विन्यास, ठीक है, पैरेलल बोलते हैं। और इसमें देखो ऐसे ऐसे फैली हुई है, दिख रहा है क्या? हाँ, ये कैसा शिला विन्यास है? ये जालिका व्रत। ये आपको मिलती है द्विबीजपत्री पादप में। द्विबीजपत्री का मतलब जैसे पीपल वगैरह हो गया, ये मिलता है घास वगैरह में, जैसे एक बीजपत्री। घास देख लेना कल जाके, वैसे तो आपने आज तक देखी होगी घास, आप कह दोगे अर्षित सर मजा आ गया, दोनों के अंदर एज इट इज है जैसा आपने हमें डायग्राम में बताया। तो यही चीज दोस्त यहां पर है। क्या है जरा देख लेते हैं। यहां पर क्या है, शिरा विन्यास के बारे में बात हो रही है, और वही शिरा विन्यास है, पत्तियों पर शिरा और शिरीकाओं के विन्यास को ही शिरा विन्यास कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब शिरीकाएं एक जाल सा बनाती है तब उसे जालिका शिरा विन्यास कहते हैं। जालिका बना रही है, आपने देखा था, ठीक है। यह प्राय द्विबीजपत्री पौधों में मिलता है। जब शिराएं समानांतर होती हैं तो समानांतर कहलाती है, यह एक बीजपत्री में मिलता है। मैंने भी ये दोनों चीजें ही आपके यहां पर बिल्कुल अच्छे से डायग्राम से ही समझा दी है, तो कहीं लोड ही नहीं है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? मजा आ गया? सर अभी तक तो ऐसा चल रहा है कतई बढ़िया वाला, मजा ही आ गया सर। बस मजा ही आना चाहिए, टॉपिक पूरा हो जाए और तुम्हें पता नहीं लगे, वही तो मजे हैं। ठीक है भैया, यहां तक चले फिर आगे। अगला तो दोस्तों पॉइंट आता है, वो है पत्ती के प्रकार, यानी कि कितने प्रकार की हमारे पास पत्ती मिलती है। ठीक है, जब पत्ती की स्तरिका अछिन्न होती है या कटी हुई होती है लेकिन कटाव मध्य शिरा तक नहीं पहुंच पाता तो उसे हम सरल पत्ती कहते हैं। सर ये जरा हमको लाइन समझ में नहीं आई, क्या समझा सकते हो? देखो, अगर तुम कोई भी पत्ती देखोगे और वो पत्ती मान लो या तो कटी फटी है ही नहीं, दिख रही है कटी फटी नहीं, ये मध्य शिरा सबको दिख रही है बीच वाली, हाँ, या फिर अगर कटी फटी भी हो तो जो कटान है ना, जो वो मध्य शिरा तक नहीं पहुंचे। क्या पहुंच रहा है क्या मध्य शिरा तक कटान? नहीं, तो इसे ही हम सरल पर्ण बोलेंगे। वाह सर, मजा आ गया अर्चित सर, क्या पॉइंट बोला है, बस सरल पर्ण है ये। सरल का मतलब सिंपल, और अगर कटान मध्य शिरा तक पहुंच जाए तो भाई साहब वो तो संयुक्त पर्ण हो जाएगी। बस यही पॉइंट एनसीईआरटी दिखती है। आओ जरा देख लेते हैं। मगर जब इस तारिका का कटाव मध्य शिरा तक पहुंच जाए और छोटी छोटी पत्रों यानी कि पत्तियों में वो टूट जाए, बहुत बढ़िया, तो इसे हम संयुक्त पत्ती कहते हैं। बहुत बढ़िया। सरल और संयुक्त पत्ती दोनों पर्णवृंत के कक्ष में कली में होती है, लेकिन संयुक्त पत्ती इनके कक्ष में कली नहीं होती। मतलब देखा जाए तो देखो संयुक्त पत्ती देखो कैसी है भाई साहब, और जबकि सरल पत्ती देखो कितनी बढ़िया है। सरल पत्ती में कटान या तो होगा ही नहीं, और अगर कटान होगा तो वो मध्य शिरा तक नहीं पहुंचेगा। जबकि जो संयुक्त पत्ती होगी, ये दोनों ही पत्ती संयुक्त पत्तियां हैं। देखो, इनमें पहली वाली है पिच्छीकार संयुक्त पत्ती। आपकी एनसीईआरटी भी लिखती है, देखो संयुक्त पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। बिल्कुल सर, कौन कौन सी? पहला होता है पिच्छाकार संयुक्त पत्ती, जो कि एक ही अक्ष में, जो कि मध्य शिरा में होती है, पर स्थित होती है। देखो एक सेंटर है और उसमें सारी पत्तियां लगी हुई हैं, तो ये सारी की सारी है पिच्छीकारी। मगर ये सारी गुच्छों में लगी होगी, अगर गुच्छों में, तो इसे हम बोलेंगे हस्ताकार संयुक्त पत्ती। लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वो भी एक ही बिंदु पर चोटी पर लगी होगी। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि सिल्क कॉटन। और ऊपर वाले का पिच्छाकार का एक धारण क्या है? नीम। तो नीम याद रखना और नीचे सिल्क कॉटन याद रखना। क्या बात है सर। अब सुनो, अब बायोलॉजी ये कहती है कि किस हिसाब से, यानी कि शाखा पर या तने पर किस हिसाब से पत्तियां लगी जाती है, उसे हम पर्ण विन्यास बोलते हैं। और इंग्लिश में मुन्ना इसी को ही क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी का मतलब आखिर किस तरीके से लगी हुई है पत्तियां तने पर, वही है फाइलोटैक्सी। वाओ सर, बड़ा आसान है ये तो। आ जाओ। तने और शाखाओं पर जिस हिसाब से पत्तियों को विन्यस्त यानी कि लगे रहने की प्रवृत्ति जो होती है, उसे ही हम पर्ण विन्यास कहते हैं। ये तीन प्रकार का होता है। पहला होता है एकांतर, दूसरा होता है सम्मुख, और तीसरा होता है चक्करदार। ठीक है, एकांतर, सम्मुख, चक्करदार। एकांतर क्या होती है? एकांतर में एक अकेली पत्ती एक गांठ पर होती है, जो एकांतर रूप में लगी रहती है। सर डायग्राम से बता दो, देखो ये रहा डायग्राम, ये रहा एकांतर लगी हुई है। वाह सर, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। आ जाओ फिर आगे। लगी होती है, ठीक है, जैसे कि गुड़हल, सरसों और सूर्यमुखी। एग्जाम्पल याद करना है ना मुन्ना, तो एग्जाम्पल याद कर लेना एमएससी से। मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज, तीनों ही एग्जाम्पल हो गए। मस्टर्ड हो गया सरसों,
सनफ्लावर हो गया सूरजमुखी, चाइना रोज हो गया गुड़हल। वाह सर, बहुत बढ़िया सर, पहला एग्जाम्पल आपने तो यही याद करवा दिया। आगे होता है सम्मुख। सम्मुख का मतलब आमने सामने, जैसे ये है, ये है सम्मुख, ठीक है। एकांतर में कैसा था, इसमें एक यहां है तो एक यहां है, ये आमने सामने है तो सम्मुख है। अब सम्मुख में एक ही गांठ पर दो जोड़ी पत्तियां निकलती है और एक दूसरे के आमने सामने होती है, ठीक है। अब बेटा सम्मुख का मतलब आमने सामने, जैसे हम बोलते हैं काला गोरा एक समान। अब काले से हो गया कैलोट्रोपिस, गोरे से हो गया गुवावा। दो एग्जाम्पल इसके होंगे। देखो इसका उदाहरण है कैलोट्रोपिस काला और गोरे गुवावा। गुवावा को हम अमरूद बोलते हैं। हर्षित सर दूसरा एग्जाम्पल आपने कैसे याद करवा दिया, मैं तो तीसरा भी याद करवा दूंगा। देखो ना, यदि एक ही गांठ पर दो से अधिक पत्तियां निकली होती है, देखो निकली है सर, हाँ बिल्कुल निकली है, उसके चारों ओर चक्कर बनाती है तो उसे चक्करदार पर्णविन्यास कहते हैं, जैसे एलेस्टोनिया यानी कि डेविल ट्री। तो एलेस्टोनिया ही याद रखना, डेविल ट्री अच्छा एग्जांपल है। नीट में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इससे आ सकता है, कोई लोड नहीं होना चाहिए। बोलो यहां तक पॉइंट मजा आ गया? कैसी भी कोई भी दिक्कत आई यहां तक किसी भी बालक पालक को, या सच में ऐसा कह दोगे एक बार हर्षित सर क्या बात है, कॉन्सेप्ट टॉपिक ताबड़तोड़ क्लियर कर दिए आपने। डन है यहां तक? ठीक है मुन्ना, यहां तक आगे चल सकते हैं, आ जाओ फिर। अब आगे दोस्त एक और चीज आती है जो होती है फ्लावर। फ्लावर को हम बोलते हैं पुष्प क्रम, मतलब पुष्प बोलते हैं। और फ्लावर के लगने का जो तरीका होता है ना, वो बायोलॉजी में पुष्प क्रम होता है। जाओ जरा इसको भी देखते हैं, पुष्प क्रम को और पुष्प को भी। आओ तो हम यहां पे बात करेंगे पुष्प क्रम के बारे में। आ जाओ सर, बहुत ही बढ़िया लग रहा है सर। फूल एक, अरे सर थोड़ा सा छोटा रह गया ये, इसको बड़ा कर दो। लो, फूल एक रूपांतरित तरह होती है, बिल्कुल। अब ये क्या बोल रहा है उसको समझना। अगर आप कभी भी फूल को देखोगे ना तो ऐसा होता है फूल, इसमें यहां से ऐसी 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 छोटी 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 संरचनाएं निकली रहती है और ये सब नोड से निकली रहती है, ठीक है। जब आप इस प्रयोग को ऐसे दबा दोगे इसको, तो कहीं ना कहीं ये फूल की संरचना बन जाती है। तो आपको पता है ना, मैंने बोला था दो नोड के बीच में जो स्थल होता है, जब वो कम कर दोगे तो कहीं ना कहीं एक पुष्प का निर्माण ही आप यहां पे कर सकते हो। तो जहां पर प्ररोह शीर्ष की मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता है, पोरिया लंबाई में नहीं बढ़ती है, बीच में जो गैप होता है लंबाई में नहीं बढ़ती, कम रह जाती है और अक्ष दबकर रह जाती है। तो जब दबकर रह जाएगा तो एक पुष्प बना लेगा। गांठों पर नियमानुसार पत्तियों के पुष्पी उपांग निकलते हैं। पुष्पी उपांग का मतलब पुष्प के जो और भाग होते हैं, जैसे आपने सुना होगा ये पुंकेसर है, तंतु है, आपने सुना होगा ये दल है, आपने सुना होगा ये बाह्य दल है। तो ये सारी की सारी जो संरचना होती है ये पुष्प में से निकली रहती है। जब प्ररोह शीर्ष में फूल में परिवर्तित हो जाता है तब ये सदैव अकेला रहता है। अब देखो अकेला का मतलब यहां से, जैसे मान लो कहीं से भी निकलेगा तो ये अकेला ही पुष्प बनेगा, ठीक है, शाखा से भी अगर निकल रहा है तो। अब क्या होता है, जो पुष्प होता है उसके बारे में सबसे बड़ी खास बात यह है कि पुष्प को डेवलप होने के लिए एक हाइपोथेटिकल हार्मोन मानते हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्लोरिजन। मतलब हम हाइपोथेटिकल का मतलब एक प्रयोगात्मक रूप से हम मानते हैं एक हार्मोन होता है जो पुष्प को डेवलप करने के लिए जरूरी होता है, जिसे हम बोलते हैं फ्लोरिजन हार्मोन। क्लियर है ये वाला नाम? ये नाम जरूर याद रखना मुन्ना, क्या कहते हो, याद रहेगा ना फ्लोरिजन। हाँ, आगे पुष्प अक्ष पर लगने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। अब जैसे पत्ती लगी थी तो हमने फाइलोटैक्सी बोला था, पुष्प लगेगा तो पुष्प क्रम बोलेंगे। शीर्ष पुष्प में परिवर्तित हो जाता है और सतत रूप से वृद्धि करता रहता है। पुष्प में दो प्रकार से असीमाक्षी और ससीमाक्षी में बांटा गया है। अब देखो उसको रटना मत। असीमाक्षी मतलब असीमित, असीमित का मतलब धुआंधार चलती जाएगी भाई साहब, मैं अभी पढ़ाऊंगा, देखो नीचे देखो तो खुद ही अपने आप यस कर दोगे। असीमाक्षी में पुष्प में सतत वृद्धि होती रहती है और नीचे पार्श्वीय पुल अग्राभिसारी के रूप में लगे रहते हैं। हर्षिता को डायग्राम से समझ सकते हैं, देख लो। देखो अगर कभी भी पादप होगा और उसका जो टिप होगा वो हमेशा वृद्धि करता रहेगा, ये मैं दिखा रहा हूं, टिप वृद्धि करता रह रहा है, ठीक है। तो नीचे की तरफ मान लो अगर यहां पे कोई पुष्प पहले डेवलप हुआ तो ये बड़ा होगा, ऊपर पुष्प डेवलप हुआ तो छोटा होगा, इसके ऊपर पुष्प डेवलप हुआ तो और छोटा होगा। यानी कि देखा जाए तो पुष्प बड़ा फिर छोटा फिर और छोटा इस तरीके से डेवलप हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पादप है उसका जो टिप है ना वो फ्री है, ये फ्री है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या होता है, असीमित वृद्धि होती है। असीमाक्षी मतलब असीमित वृद्धि होगी पादप की, क्योंकि पादप का टिप फ्री है। पादप ऊपर डेवलप होता रहेगा, नीचे पुष्प डेवलप होते रहेंगे। तो सबसे पुराना पुष्प सबसे नीचे, सबसे नया पुष्प सबसे ऊपर होगा। वाह सर, क्या एनसीईआरटी की लाइन समझ में आ गई? मगर दोस्त नीचे वाली लाइन पढ़ो ना, वो भी तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। क्या है? ससीमाक्षी
इनकी सीमित। अब तुम खुद सोचो सीमित वृद्धि कब होगी? सीमित वृद्धि तब होगी जब पुष्प यहीं पे डेवलप हो गया। तो पुराना पुष्प तो ऊपर होगा, इसमें पुराना तो नीचे है और नया पुष्प ऊपर है, जबकि इसमें पुराना पुष्प तो ऊपर है और जो नया पुष्प है वो दोस्त नीचे बनेगा। बोलो डन है? यही लिखा हुआ है, जरा पढ़ के देख लेना, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं इसमें। पुष्प अक्ष पर शीर्ष पर ही फूल लगता है, इसलिए सीमित वृद्धि होती है। पुष्प ऊपर वृद्धि नहीं करेगा क्योंकि ऊपर टिप्पी बंद कर दिया तुमने भाई साहब, ढक्कन लगा दिया ऊपर ही। ठीक है, इसमें तलाभिसारी क्रम है। तलाभिसारी का मतलब ऊपर पुराना नीचे नया, अग्राभिसारी का मतलब नीचे पुराना ऊपर नया, उल्टे हो गए एक दूसरे के, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कहां दिखाया है? देखो, ये तो असीमाक्षी पुष्प क्रम है, असीमित वृद्धि हो रही है भाई साहब क्योंकि टिप फ्री है। ठीक है, आ जाओ। ये है सहसीमाक्षी। सहसीमाक्षी का मतलब देखो पुष्प लगा दिया भाई साहब, टिप पर ही लगा दिया पुष्प, अब यहां से तो वृद्धि करेगा ही नहीं पादप। डन है मुन्ना? क्लियर? कोई भी दिक्कत नहीं सर, बहुत आसान है हर्षित सर। ये तो बायोलॉजी में तुम्हें हमेशा यही तो बोलता हूं कि बायोलॉजी को दोस्त कोशिश करो ना तो डायग्राम से कोशिश करो, कोशिश करो इसकी सारी की सारी चीजें आप डायग्राम से समझ पाओ। कोशिश करो कि डायग्राम के अलावा आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं हो जिसमें आपको दिक्कत आए। यही कोशिश आपके साथ होनी चाहिए, बस हमेशा यही कोशिश करो तो चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, अगला आ जाओ, जरा यहां पे पुष्प के बारे में बात करते हैं। एंजियोस्पर्म में जो पुष्प होता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान आकर्षित करने वाली संरचना होती है। और पुष्प के बारे में ज्यादा जानकारी तो आप क्लास 12th के चैप्टर में पढ़ोगे, जब हम पुष्प में लैंगिक जनन पढ़ेंगे पूरा बढ़िया से। यह एक रूपांतरित प्ररोह है, बिल्कुल तने से ही बनता है, जो कि लैंगिक जनन करता है। लैंगिक जनन का मतलब नर और मादा दोनों होते हैं, है ना, पुंकेसर, है ना, वर्तिकाग्र, वर्तिका अंडाशय, ओहो, ये दोनों के बीच में होगा। ठीक है, यह प्रारूपिक फूल में विभिन्न प्रकार के विन्यास में होते हैं जो क्रमानुसार पुष्प में फूले हुए पुष्पवंत में लगे रहते हैं, जिसे पुष्पासन कहते हैं। अब पुष्पासन क्या होता है? जो पुष्प में नीचे वाला भाग होता है वो पुष्पासन होता है। मेरे ख्याल से आपने पुष्प का डायग्राम बताया होगा, नहीं भी बनाया तो मैं भी दिखा दूंगा आपको। यहां पर सब चीज लगी होंगी, कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जायांग लगे होंगे। पुमंग याद रखना मेल होता है, पुमंग का मतलब हो गया मेल, जायांग का मतलब हो गया फीमेल, और कैलेक्स और कोरोला तो आप लोग जानते ही हो, दल और बाह्य दल। ठीक है, आगे चलते हैं। कैलेक्स और कोरोला सहायक अंग होते हैं। अभी सहायक क्या होते हैं जरा समझ लेना। अगर शादी हो रही है तो लड़का लड़की इंपॉर्टेंट है ना, तो वो सहायक नहीं है, वो है आवश्यक। तो यहां पे भी दो चीजें, पुमंग और जायांग, ये आवश्यक है क्योंकि लड़का लड़की है। ये भाई शादी में फूफा, ताता, ताऊ, मामा नहीं आए तो चलेगा बेटा, लड़का लड़की तो होना ही चाहिए जिनकी शादी हो रही है, तो बस यही चीज है। जबकि जायांग लैंगिक अंग होते हैं, तो पुमंग और जायांग सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी सब के सब चाचा, मामा, ताऊ, फूफा है। ठीक है, कुछ पुष्पों में जैसे प्याग में, कैलेक्स और कोरोला में कोई अंतर नहीं होता, आपको लगेगा ही नहीं बाह्य दल कहां है और दल कहां है। पुष्प देखा है आपने? तो कभी भी पुष्प देखना, पुष्प में जो नीचे नीचे वाला भाग होता है हरे कलर का, उसे बाह्य दल कहते हैं। उसके अंदर जितने भी कलरफुल पंखुड़ियां होती है वो दल होती है। तो वो कह रहा है प्याज में पता ही नहीं लगेगा कौन सा दल कौन सा बाह्य दल है। इन्हें परिदल पुंज कहते हैं, यानी कि पेरियंथ कहते हैं। अब वो पेरियंथ है ना, PRIANTH, पेरियंथ बोलते हैं। जब पुंकेसर या पुमंग दोनों ही होते हैं तब द्विलिंगी, द्विलिंगी का मतलब पुंकेसर पुमंग, पुंकेसर पुमंग दोनों हैं। ठीक है, तो द्विलिंगी कहते हैं अथवा उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, यदि किसी पुष्प में केवल मेल वाला पार्ट यानी कि पुंकेसर हो या अंडप हो तो इसे हम एक लिंगी कहते हैं। एक लिंगी का मतलब एक लिंग हो, द्विलिंगी का मतलब दोनों ही लिंग वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। बताओ क्या पॉइंट बिल्कुल क्लियर है? यहां तक कैसे भी कोई भी डाउट किसी भी को होगा ही नहीं। तो चलो फिर दोस्तों अब जरा थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आगे की बात आती है यहाँ पे पुष्प में कि यहाँ पे सम्मिति कैसी होती है, यानी कि अगर आप पुष्प को काटोगे तो काटने के बाद आखिर आपको पुष्प की किस प्रकार की सम्मिति आपको देखने को मिलेगी, जिसे हम पुष्प सम्मिति कहते हैं। जो त्रिज्या सम्मित भी हो सकता है, एक व्यास सम्मित भी हो सकता है। आइए जरा देखते हैं। सम्मिति का मतलब पुष्प को काटना। इसमें जो फूल होता है यानी कि जो पुष्प होता है वो नियमित अथवा एक व्यास सम्मित यानी कि द्विपार्श्विक हो सकते हैं। ठीक है, अभी क्या क्या चीजें होती है जरा सुनना। जब किसी फूल को दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सकता है तो उसे त्रिज्या सम्मित कहते हैं। मान लो अगर आपके पास कोई भी फूल है, फॉर एन एग्जांपल आपके पास ये एक फूल रहा है, ये वाला, और इस दिख नहीं रहा सर, ये तो लो अब दिखेगा। तुम्हारे पास ये फूल है और इस फूल को तुम यहां पे दो बराबर भागों में विभक्त कर सकते हो, तो इसे हम त्रिज्या सम्मित बोलते हैं। यानी कि किसी भी दो बराबर भागों में अगर आप इसे विभक्त कर सकते हो तो यही संरचना है जिसे हम त्रिज्या सम्मित कहते हैं। तो जिसके उदाहरण क्या क्या है, जैसे सरसों है, दसूरा है, मिर्ची है।
लेकिन जब फूल को किसी एक ऊर्ध्वाधर समतल से ही दो बराबर भागों में विभक्त किया जाए तो उसे एक व्यास सममित कहते हैं। यानी कि केवल एक ही अक्ष से दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सकता है, केवल एक ही अक्ष से, उसे हम बोलते हैं एक व्यास सममित। और दोस्तों इसके उदाहरण भी बड़े इंपॉर्टेंट है, मटर, गुलमोहर, सेम और केसिया। ठीक है, अब जरा तीसरी चीज, जब मान लो कोई भी पुष्प ऐसा हो जिसको दो बराबर भागों में आप विभक्त ही नहीं कर सकते, जब किसी पुष्प को किसी भी ऊर्ध्वाधर समतल से दो बराबर भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता तो उसे असममित या फिर अनियमित पुष्प कहते हैं, जैसे कि केना। हर सर हमें क्या याद करना है, आपको इनके एग्जाम्पल याद करने हैं। इनके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, एक्स नहीं है दोस्त, एग्जाम्पल है, ठीक है ना। हाँ, एक्स समझो कहीं, एग्जाम्पल है। यहां पे जो पुष्प होते हैं वो त्रियकी होते हैं, यानी कि त्रियकी का मतलब तीन, या फिर चतुष्टयी हो सकते हैं यानी कि चार, यानी कि पंचतयी हो सकता है जैसे हम पेंटामेरस बोलते हैं। तो ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस भी हो सकते हैं यदि उसमें उपमांगों की संख्या 3, 4, 5 के गुणक में हो सकती है। जैसे मान लो पुष्प में पंखुड़ी है, ठीक है, वो मान लो 3 के गुणक में है, 3 है, 6 है, 9 है ऐसे, या फिर 4 के गुणक में है, 4 है, 8 है इस तरीके से, या फिर 5 के गुणक में है, 5 है, 10 है, 15 है इस तरीके से। तो उसको हम यहां पे गुणक की स्थिति में कह सकते हैं। जिस पुष्प में सहपत्र होते हैं, सहपत्र जानते हो ना, बिल्कुल लास्ट में नीचे की तरफ एक बिल्कुल पत्ती के समान संरचना निकलती है जिसे हम BR से दिखाते हैं। तो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं जिन्हें हम सहपत्री कहते हैं, और सहपत्र नहीं होते उन्हें हम असहपत्री कहते हैं। याद रखना, आगे हमें पुष्प सूत्र लिखना है। तो सहपत्री जो होता है उस सहपत्री को तो हम बोलते हैं BR और इसको हम बोलते हैं EBR, ब्रैक्टेट और ई ब्रैक्टेट, ये दो अलग अलग नाम इसके यहां पे दिए जाते हैं। चलें अब आगे। अब दोस्तों ये जो सारी चीजें हमारे पास है ना, ये सारी चीजें हम तब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जब हमारे पास डायग्राम बहुत अच्छा हो। इसका मतलब ये हमारे पास एक डायग्राम, जरा इस डायग्राम में देखना कि जो भी अभी मैं बोलूंगा वो यहां पे आएगा, पर डायग्राम को पढ़ो एक बार, फिर समझाता हूं। चले दोस्त फिर थोड़ा सा और आगे। ये डायग्राम मेरे ख्याल से आप लोग तीनों के तीनों बहुत अच्छे से देख चुके हो, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही मैं आगे की थ्योरी आपको बताता हूं। देखो ये डायग्राम देखोगे तो ए, बे, सैदे दिख रहे हैं। जो ए है वो क्या है, पहले तो ए पढ़ेंगे फिर ए की थ्योरी पढ़ेंगे। पहला है अधोजायंगता। अधोजायंगता का मतलब होता है कि जो पुष्प होता है उस पुष्प में कुछ इस प्रकार की आपको स्थिति दिखने को मिलती है कि जायांग होता है वो सबसे ऊपर होता है, और पुष्प के जो बाकी भाग होते हैं वो उसके नीचे से निकलते हैं। चाहे वो आपका पुंकेसर वाला भाग हो, चाहे वो दल हो, चाहे वो बाह्य दल हो, ये सारे के सारे जो पुष्प का जायांग होगा, ये वाला हिस्सा इसके नीचे से निकलेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति को हम क्या बोलते हैं, अधोजायंगता। इसके बारे में देखो, थ्योरी देखो। पुष्पवृंतक कैलिक्स होता है, कैरोला होता है, पुमंग होता है और अंडाशय होता है। इसकी स्थिति के आधार पर ही हम जायांग को हाइपोगाइनस बोलते हैं, अधोजायंगता, परिजायंगता बोलते हैं, और अधिजायंगता यानी कि एपिगाइनस भी यहां पे बोला जाता है। अब पहला तो पढ़ते हैं हम अधोजायंगता क्या होती है। अधोजायंगता में जायांग सर्वोच्च स्थान पर होता है और पुष्प के अन्य अंग जो होते हैं वो नीचे होते हैं, ऐसे ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय में, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होते हैं। इसके सामान्य उदाहरण है सरसों, गुड़हल और बैगन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको डायग्राम में वही चीज दिखेगी, जायांग आपको सबसे ऊपर दिखेगा और उसकी सारी की सारी चीजें उसके नीचे की तरफ मिलेगी। तो पहला डायग्राम तो हमारे पास क्लियर है। आओ हर्षित सर जरा दूसरे डायग्राम पे चलते हैं। दूसरा है परिजायांगता। अभी डायग्राम देखेंगे, पहले थ्योरी देखते हैं। जब अंडाशय मध्य में होता है तथा सारे पुष्पासन के किनारे पर स्थित होते हैं और लगभग समान ऊंचाई पर ही होते हैं, और अंडाशय यहाँ पे आधा अधोवर्ती होता है, यानी कि पूरा ऊंचा नहीं होता, बीच में होता है। ठीक है, सामान्य उदाहरण है पम, गुलाब और आड़ू। जरा देखो ये बे और से दोनों इसी के एग्जाम्पल है परिजायंगता के। यानी कि अगर देखा जाए तो हम ये कह रहे हैं कि लगभग अंडाशय जो होता है उसकी ही बराबर स्थिति में आपको बाकी के पुष्प के जो भाग होते हैं वो लगे हुए दिखाई देते हैं। तो ये वाला डायग्राम देख लो चाहे ये वाला डायग्राम देख लो, ये आपको लगेगा नीचे है, मगर नहीं, कहीं ना कहीं दूरी देखो, ये ऊंचाई है दोनों की बराबर ही है। तो यानी कि ये दूसरा कौन सा होता है, परिजायंगता। वाह हर्षित सर। और तीसरा देख लो, अंडाशय बिल्कुल नीचे होगा, सारे के सारे भाग ऊपर होंगे। ठीक है सर, इसमें भी एज इट इज है, मैं कह रहा हूं खुद ही पढ़ लो ना, वही लिखा हुआ है। अधिजायंगता में पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं और अंडाशय को पूरी ओर से घेर लेते हैं, वे इसमें संलग्न हो जाते हैं और पुष्प के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर होते हैं। सही है, सारे भाग अंडाशय के ऊपर हैं, इसलिए हम इसे अधोवर्ती बोलते हैं। उदाहरण है सूरज के अर्पुष्प, अमरूद और घिया। अर्पुष्प क्या होता है, जो एक्चुअली सूरजमुखी तुम देखोगे तो उसमें दो प्रकार के पुष्प आपको दिखेंगे। एक तो बीच में पुष्प दिखते हैं, देखा होगा कभी सूरजमुखी, नहीं तो लाके देखना, एक तो बीच में होते हैं,
बहुत सारे क्लस्टर बना के रखते हैं और चारों तरफ पंखुड़ी सी होती है व्हाइट कलर की, तो हम बोलते हैं वहां पे दो प्रकार के पुष्प आपको देखने को मिलते हैं। और ये इन सब चीजों का डायग्राम है। सर बिल्कुल आगे चल सकते हैं अर्षित सर, मजा आ गया यहाँ पे तो चलो भैया आगे एक चीज और देख लेते हैं। अब दोस्त पुष्प के भाग कैसे होते हैं, आओ जरा एक एक करके हम पुष्प के भाग पढ़ते हैं। पहला, पुष्प में 4 चक्र होते हैं, जैसे कैलेक्स, कोरोला, पुमंग और जायांग। ये हमने चारों पढ़े लिए हैं, ठीक है। अब इनके बारे में सबके बारे में डिटेल आ जाती है। आओ सबसे पहले पढ़ते हैं कैलिक्स के बारे में कि कैलिक्स क्या चीज होती है। कैलिक्स सबसे बाहरी भाग होता है और इसकी इकाई को बाह्यदल कहते हैं। यानी कि कैलिक्स जो होता है ना, इसको बाह्यदल बोलते हैं। इंग्लिश में एक नाम और होता है सेपल। क्या होता है? सेपल। तो आप इसको सेपल भी बोल सकते हो, सेपल भी बोल सकते हो। अब अर्षित सर ये सेपल आखिर होता क्या है वो कौन बताएगा? दोस्त, जब तक पुष्प खिलता नहीं है तब तक वो हरे कलर की कली के अंदर आपस में ढका हुआ रहता है और इसी चीज को हम बोलते हैं बाह्यदल। पत्तियों की तरह ढके होते हैं और कली में पुष्प की रक्षा करते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। हरा कलर का देख सकते हो, पुष्प के नीचे नीचे भाग होता है हरे कलर का। बिल्कुल सर, कैलिक्स संयुक्त बाह्यदल ही हो जाते हैं। यानी कि जब बाह्यदल सारे के सारे जुड़े हुए हों, ऐसे चिपके हुए हों तो जुड़े हुए होते हैं, या फिर ऐसे अलग अलग भी हो सकते हैं तो हम पृथक बाह्यदल बोल सकते हैं या मुक्त बाह्यदल भी बोल सकते हैं। बताओ क्या नाम क्लियर है? मुक्त संयुक्त, मुक्त संयुक्त। वाह अर्षित सर मजा आ गया। आओ जरा दूसरा देख लेते हैं। अगली चीज होती है कोरोला। ये वो चीज होती है जो रंग बिरंगा हो, जिसकी वजह से पुष्प होता है, जो आपको आकर्षित करता है पुष्प आपको, और कहीं ना कहीं जो वाहक होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, उसे अट्रैक्ट करने का काम करता है, परागण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यह पंखुड़ी का बना होता है, ये चमकीले और रंगदार होते हैं, ये कीटों को और अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। और यह भी या तो संयुक्त हो सकते हैं, चिपके हुए हो सकते हैं, या फिर अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। पौधों में कोरोला की आकृति और रंग अलग अलग होते हैं। यहां आकृति का संबंध है तो ये नलिकाकार भी हो सकता है, घंटाकार भी हो सकता है, कीप के आकार का, या फिर चक्राकार भी आपको देखने को मिल सकता है। तो किसी भी प्रकार की आपको आकृति देखने को मिल सकती है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सैपल हो गया, इसको हम बोलते हैं पैटल, पैटल्स बोलते हैं, जो रंग बिरंगे होते हैं। ठीक है भैया, ये आप डायग्राम में देख सकते हो बहुत ही आसानी से। ये पुष्प दिख रहा है, पुष्प जहां से जुड़ा होगा वो तो पुष्पवृंत होगा। ये कोरोला होते हैं जो कि रंग बिरंगे होते हैं। हरे कलर का भाग होता है वो कैलेक्स होता है। वर्तिका, अगर वर्तिका और अंडाशय जिसे हम जायांग बोलते हैं, और पुंकेसर वही परागकण जिसके अंदर होता है ना, वो पुंकेसर होता है। पॉलन ग्रेन जिसके अंदर होता है, ये कैलेक्स है जो हरे कलर का होता है। ये कोरोला होते हैं जो कि रंग बिरंगे होते हैं। इसके बाद देखा जाए तो ये पुमंग है। पुमंग वो जो नर जनन अंग है, ये नर जनन अंग होते हैं, और जबकि ये मादा जनन अंग होते हैं जिसे हम जायांग कहते हैं। बताओ यहां तक पॉइंट क्लियर है? चल सकते हैं आगे? ओके आ जाओ। अब दोस्तों पुष्पदल विन्यास है। मैं कह रहा हूं इसको रटना मत, इसको समझना है। तो ये डायग्राम है आपके पास, इस डायग्राम से पूरा समझ सकते हो। देखो बायोलॉजी के अंदर दोस्त सबसे बड़ी खास बात होती है उसके डायग्राम की। अगर आप एक बार डायग्राम को फोकस कर लोगे ना तो फिर आपको थ्योरी को वापस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं आपसे यही कहूंगा कि आप केवल डायग्राम देखो। हर्षित सर तो अब क्या बताया गया है इसमें मैं बताता हूं। आपको पुष्पदल विन्यास बताया गया है, यानी कि पुष्प में जो पंखुड़ी होती है वो आखिर कैसे लगी होगी। या तो ऐसे 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 ऐसे, यानी कि ये 4 स्थिति हमारे पास देखने को मिलती है। अगर ये ऐसी है तो कोर स्पर्शी है, अगर ये ऐसे है तो ये व्यावर्तित है, ये कोर छादी है, और चौथी वाली वैक्सिलरी है। पहले हम पढ़ेंगे ये कि कैसे होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे के सारे जो है ना, ये आपको चारों तरफ पंखुड़ी दिख रही है। मान लो 1 पंखुड़ी, 2, 3, 4, 5, आपको लगभग एक ही जैसी संरचना आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है ये आपस में जुड़े हुए भी हों, या हो सकता है अलग अलग भी हो, तो किसी भी प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। आओ जरा यहीं पे एनसीईआरटी को पहले उड़ाते हैं, फिर वहीं से थ्योरी क्लियर कर देंगे। पुष्पदल जो विन्यास होता है वो पुष्पकली में उसी के चक्र को अन्य इकाइयों के सापेक्ष बाह्यदल और दल के लगे रहने का क्रम होता है। यानी कि किस तरीके से बाह्यदल लगे होंगे, किस तरीके से दल लगे होंगे, ये सारा ही यहां पे आएगा। ठीक है, पुष्पदल विन्यास के प्रमुख कौन कौन से होते हैं? कोर स्पर्शी, व्यावर्तित, कोर छादी और वैक्सिलरी होते हैं। आओ जरा पहला पढ़ते हैं। पहला, जब चक्र के बाह्यदल और दल एक दूसरे के किनारों पर केवल स्पर्श करते हो तो उन्हें कोर स्पर्शी कहते हैं, जैसे कैलोट्रोपिस। देखो पहला डायग्राम यही है। अब आपको टच करता हुआ नहीं दिखा रखे होगा इसमें, मगर कोई बात नहीं, अगर टच भी करेगा तो मैं बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, मगर अभी तो आप ऐसे देख लो। ठीक है, दूसरा वाला डायग्राम देखोगे ना मुन्ना,
तो दूसरे डायग्राम में एक चीज आपको समझ में आएगी। देखो, एक अंदर की तरफ है, इनसाइड है, एक आउटसाइड है, ठीक है, एक इनसाइड है, एक आउटसाइड है, हाँ, एक इनसाइड है, एक आउटसाइड है, एक इनसाइड है, एक आउटसाइड है, एक इनसाइड है और एक आउटसाइड है। एक अंदर की ओर, एक बाहर की ओर, एक अंदर की ओर, बाहर की ओर, और एक कौन सा है, व्यावर्तित। अब देखो जरा, एनसीईआरटी वही बोल रही है क्या? यदि किसी बाह्य दल और दल का किनारा अगले दल के ऊपर और तीसरे पल आपतित होता है तो उसे हम व्यावर्तित कहते हैं, जैसे गुड़हल, भिंडी और कपास। वाह सर, ये तो बड़ा आसान हो गया। तीसरे वाले पे आओ। तीसरा वाला देखो जरा। थर्ड वाला अगर आप देखोगे ना प्यारों, तो थर्ड वाले में भी आपको कुछ नई चीज मिलेगी। थर्ड वाले में देखो, ये अंदर, सॉरी, थर्ड वाले में देखोगे तो ये अंदर की ओर है, इनसाइड, ये भी इनसाइड है, ये पूरा आउटसाइड है, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है। यानी कि कोई क्रम नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो पूरे अंदर हैं, कुछ ऐसे भी है जो पूरे बाहर हैं। तो इसका मतलब कोई क्रम नहीं है यहां पर, और ऐसा ही आपकी एनसीईआरटी भी बोलेगी। आओ जरा देख लेते हैं। जब बाह्य दल और दल एक दूसरे पर अति व्यापित होते हैं मगर उनकी कोई दिशा नहीं होती, कोई क्रम नहीं होता, तो इस प्रकार की स्थिति को हम कोरछादी कहते हैं, जैसे केसिया और गुलमोहर। सर बिल्कुल सही है। आओ जरा आगे भी चल लेते हैं एक और एग्जाम्पल पे। लास्ट क्या होता है? लास्ट आपका देखो, मटर और सेब में 5 दल होते हैं। इनमें सबसे बड़ा मानक होता है, 2 पार्श्वीय पंख होते हैं और सबसे छोटे अग्रदल को कूटक को अतिव्यापित करते हैं। ये वाला डायग्राम, ये सबसे छोटे कूटक हैं, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये लास्ट में जुड़े हुए हैं, दिख रहा है। एक सबसे बाहर की ओर सबसे बड़े होंगे, उसके अंदर उससे छोटे होंगे, सबसे छोटे सबसे अंदर होंगे। और इसी के बारे में आपकी एनसीईआरटी लिखती है, मानक भी है, पंख भी है और कूटक भी है। सर बहुत बढ़िया बात है अर्षित सर, ये तो एनसीईआरटी को क्या प्यारे तरीके से समझ लिया। ये है मानक, ये है पंख और ये है कूटक। डन है सर, बहुत बढ़िया, गजब सर गजब एनसीईआरटी सर। इस प्रकार के पुष्पदल को वैक्सिलरी कहते हैं, जैसे पेप्लिनियोसियस भी इसे कहा जाता है। बताओ इसमें कहीं दिक्कत आई? मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, तो डायग्राम देख लिया करो भाई। ये देख लोगे थ्योरी नहीं रटनी पड़ेगी, ये नहीं देखोगे तो थ्योरी रटते ही रहोगे हमेशा ही, ठीक है। आओ जरा अगला पढ़ते हैं। अगला हम पढ़ते हैं पुमंग के बारे में, कि आखिर जो पुमंग होते हैं वो कैसे और कहां होते हैं। तो पुमंग के बारे में थोड़ी सी बात की जाए। पुमंग पुंकेसरों से मिलकर बनता है। प्रत्येक पुंकेसर जो कि फूल के नर जनन अंग होते हैं, याद है ना, इसके बारे में बात हो रही है, जो कि नर जनन अंग है ये, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो यहां पे देखो बीच में ये जो दिख रही है ना संरचना, इसे हम योजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योजी। और यहां पर अगर इसको आप बायोलॉजिकली देखोगे, वैसे तो क्लास 12 के चैप्टर में आपको समझ में आएगा, मगर फिर भी अगर आप इसको देखना चाहोगे तो ये संरचना कुछ कुछ ऐसी दिखती है, ऐसे, ये। तो यहां पर अगर देखा जाए तो देखो ये 2 यहां पे लोप पाए जाते, ये मतलब खंड पाए जाते हैं, ठीक है। और यही अपनी एनसीईआरटी भी बोलेगी। आओ जरा इसको देख लेते हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो एक तंतु और एक परागकोश होता है। हर्षिता, तंतु और परागकोश कौन सा है? ये रहा दोस्त, ये जो आपको दिख रहा है ये तो है परागकोश, जिसमें पराग कण बनेंगे, और नीचे की तरफ ये जो होता है ये होता है तंतु। सर बिल्कुल सही, आगे चले सर। बिल्कुल, प्रत्येक परागकोश में द्विपाल होता है और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। यानी कि द्विपाली का मतलब देखो, यहां पे अगर देखा जाए ना मुन्ना, तो ध्यान से देखना जरा, यहां पे देखा जाए तो ये आपको एक पाली दिख रही है। अरे ज्यादा बड़ा हो गया क्या? ये आपको एक पाली दिख रही है, जबकि ये आपको दूसरी पाली भी दिख रही है। दिख रही है 2 पाली, हाँ। और इसमें एक और एक 2 कोष्ठक ये रे, इसमें एक और एक ये 2 कोष्ठक ये रे। सही बात है सर, बड़ा आसान हो गया। और इसके अंदर ही पराग कण आपके पाए जाएंगे। आगे चले, आ जाओ। इनमें ही परागकोश में परागकण होते हैं। बंदे पुंकेसर जनन करने में असमर्थ होते हैं और स्टेमिनॉइड कहलाते हैं। यानी कि जो जनन करने में सक्षम नहीं है, ऐसे पुंकेसर को हम स्टेमिनॉइड बोल सकते हैं। पुंकेसर फूल के भागों जैसे दल और बाह्य दल आपस में जुड़े रहते हैं। यानी कि पुंकेसर अब हो सकता है दल से भी जुड़ा हो और बाह्य दल से भी जुड़ा हो। आगे डायग्राम जब दिखाऊंगा ना तुम्हें पुष्प सूत्र वाले, तब तुम्हें समझाऊंगा। और आज विश्वास करना, तुम एक ही लेक्चर में पुष्प सूत्र को खुद ही लिखना सीख जाओगे। पुंकेसर दल से जुड़े होते हैं। अगर पुंकेसर दल से जुड़े हों तो इसे हम दल लग्न यानी कि एपिपेटलस कहते हैं। जैसे कि बैगन में, बहुत बढ़िया, दल से जुड़े हैं। मगर
यदि पुंकेसर जो परिदल से जुड़े हों, परिदल जानते हो ना, जिसमें दल और बाह्यदल क्लियर नहीं हो, तो इसे हम परिदल लग्न यानी कि एपिफिशियल्स कहते हैं, जैसे कि लिली में। मगर अगर तीसरी बात और हो गई, वो क्या कि अगर पुंकेसर मुक्त होंगे बिल्कुल अलग अलग, तो बहुपुंकेसरी जुड़े भी हो सकते हैं। पुंकेसर एक गुच्छे में अथवा बंडल में यानी कि एक संगी भी हो सकते हैं, जैसे कि गुड़ल में, अथवा दो बंडल में। दो बंडल का मतलब एक बंडल ये और एक बंडल ये, तो दो बंडल में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति द्विसंगी कहलाती है, जैसे कि मटर में आपको देखने को मिलती है। दो से अधिक बंडल भी मिल सकते हैं तो हम बहुसंगी कहते हैं, जैसे कि सिट्रस में। सिट्रस जानते हो ना, नींबू वगैरह जो होता है, संतरा वगैरह होता है, ये सब सिट्रस पादप होते हैं। तो अगर आप नींबू की बात करो, संतरे की बात करो, तो ये सारे सिट्रस की फैमिली के होते हैं। क्या चल सकते हैं आगे? सर बड़ा आसान सा चैप्टर है, मैं कह रहा हूं बस पॉइंट टू पॉइंट है। उसी फूल में तंतु की लंबाई भी अलग अलग हो सकती है, जैसे कि साल्विया और सरसों में। दोस्तों यहां से मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि नीट में इस लाइन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि तंतु की लंबाई अलग अलग किसमें हो सकती है। तो आपका आंसर है साल्विया, या फिर आप सरसों का भी इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो। तंतु समझ गए ना, ये जो तंतु है ये बड़ा भी हो सकता है और ये तंतु छोटा भी हो सकता है। तो तंतु बड़ा और छोटा कैसा भी हो सकता है। ठीक है, आ जाओ। अगला टॉपिक है यहाँ पे जायांग के बारे में हम बात कर सकते हैं। जायांग यहाँ पे क्या चीज होती है, आओ जरा इसको देखते हैं। जायांग फूल के मादा जनन अंग होते हैं। सभी लोगों को पता होगा जायांग के बारे में, जिसको नहीं पता है उसके लिए एक ये छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बना रहा हूं। ये है वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका, और ये है अंडाशय। ये तीन चीजें आपको मैंने दिखा दी है, जो मेरे ख्याल से बड़ी ही शानदार हो गई होगी। यहां पे अंडप एक भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकते हैं। अंडप के तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होता है। अंडाशय जो होता है नीचे की तरफ फूला हुआ भाग होता है, जिस पर एक लंबी नली होती है, जिसे हम वर्तिका कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। और वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। ये वो जगह है जहां पे परागकण आएगा। तो कोई भी परागकण आता कहां पे, वर्तिकाग्र पर, और यहीं से ही शायद आपने कभी सुना होगा पराग नलिका का निर्माण होता है। तो यहां पे ऐसे ही पराग नलिका का निर्माण होता है, जिसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं। मैं बोल रहा हूं ना, डायग्राम देखो बस दोस्त, लिटरली आपको बता रहा हूं, आपको शायद कभी दिक्कत नहीं आएगी, मगर अगर आप केवल एक ही तरीके से चलेंगे, वो है डायग्राम के बेस पे। तो केवल फोकस करना डायग्राम को, ठीक है। वर्तिकाग्र वर्तिका की चोटी पर होता है और अब परागकण को ग्रहण करता है और पराग नलिका का निर्माण करता है। प्रत्येक अंडाशय में एक से अधिक बीजांड हो सकते हैं, जो कि चपटे गद्देदार बीजांडासन से जुड़े रहते हैं। ये छोटी सी बात ऐसी है जो शायद थोड़ा सा लेट पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें ना, हम लोग एक चैप्टर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, वहां पे हम पढ़ते हैं। जब एक से अधिक अंडक होते हैं तो वो मुक्त हो सकते हैं, यानी कि अंडे हो सकता है एक से अधिक हो, जैसे कि गुलाब और कमल में। इसे हम युक्तांडपी यानी कि एपोकार्पस कहते हैं। जब अंडे आपस में जुड़े हुए हो मटर और टमाटर में, तो उसे हम सिनकार्पस या फिर हम युक्तांडपी कहते हैं। मैं कह रहा हूं इंग्लिश के वर्ड याद रखना, एपो का मतलब अलग अलग, सिन का मतलब एक साथ, ठीक है। निषेचन के बाद बीजांड से बीज और अंडाशय से फल बन जाता है। ये मैंने आपको इंग्लिश में बहुत ही शानदार आपको बताया था। मैंने आपसे कहा था अगर आपको याद रहेगा ओवरी, तो ओवरी से बनता है फ्रूट, और अगर आपको याद रहेगा ओव्यूल, तो ओव्यूल से बनता है सीड। तब कुछ ने मेरे से पूछा था हर्षित सर आपने याद कैसे किया, तो मैंने कहा बेटा इसमें आर है, इसमें भी आर है, इसमें ई है, इसमें भी ई है, बस आंसर निकल गया हमारा। हमको तो बेटा याद करना है ना मुन्ना, हमको तो तरीका याद करना है, हमें जरूरत नहीं है कि उसकी चीज की कि हाँ भाई कैसे है, हमें तो तरीका पता होना चाहिए। आओ जरा ये देखो कितनी शानदार चीज है। ये अब एग्जैक्टली आपको एक डायग्राम है जो बताने की कोशिश करता है कि बीजांड न्यास के प्रकार कैसे होते हैं। वो अलग अलग चीजें आपको बीजांड न्यास की दिखाता है, वो सीमांत भी दिखाता है। मेरे ख्याल से देख के मटर याद आ रहा होगा, वो स्तंभीय भी दिखा रहा है, देख के टमाटर भी याद आ रहा होगा, वाह। वो भित्तीय भी हो सकता है, मुक्त स्तंभीय और आधारीय भी हो सकता है, तो कैसा भी आपको देखने को मिल सकता है। आओ जरा इसको देखते हैं, एक एक पढ़ेंगे और एक एक की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। फिर मतलब अपन ऐसे ही पढ़ते हैं ना दोस्त, पहले थ्योरी फिर एनसीईआरटी। आ जाओ जरा, बीजांड न्यास का मतलब बीजांड का कैसे क्रम है। अंडाशय में बीजांड के लगे रहने का जो क्रम होगा उसे बीजांड न्यास यानी कि प्लेसेंटेशन कहते हैं। हिंदी भी याद रखना है इसकी। अब बीजांड न्यास कैसे होंगे, सीमांत होंगे, स्तंभीय होंगे, आधारीय होंगे और मुक्त केंद्रकीय भी होंगे। क्या क्या होते हैं एक एक करके पढ़ते हैं।
प्लस विद डायग्राम आ जाओ। सीमांत बीजांडन्यास में अंडाशय के अधर सीवन, सीवन का मतलब वो जो लाइन होती है उसके साथ साथ एक कटक बनाती है और बीजांडन्यास कटक पर स्थित, कटक का मतलब मध्य में स्थित रहते हैं और दो कतारें बनाती है जैसे कि मटर में। अब देखो आपको मेरे ख्याल से इस डायग्राम को देखकर मटर की याद आ ही रही होगी। और मटर को ऐसे खोलते हो तो एक अंडाशय की ऐसे यहां लगी रहती है, एक यहां लगी रहती है। बोलो क्या देखा है क्या आपने? वाह बहुत बढ़िया सर। सर ये तो देखते ही हमें समझ में आ गया। आओ जरा दूसरा टमाटर है, बटा हुआ होगा कॉलम में और ये टमाटर के अंदर बीच में पाए जाएंगे। आओ जरा देखते हैं यही लिखा है क्या। जब बीजांडन्यास अक्षीय होता है और बीजांड बहुकोष्ठकीय, बहुत सारे कोष्ठक बने होते हैं उन पर लगे रहते हैं, तब इसे हम स्तंभीय कहते हैं, जैसे कि गुड़हल और टमाटर। तो टमाटर या नींबू में आपने देखा होगा, ये देखो यहां पे कहीं ना कहीं बहुत सारे आपको कॉलम दिखाई दे रहे हैं। वाह। जब बीच में नहीं हो, किनारे पर हो मगर कोई कॉलम नहीं हो, तो ये तीसरा वाला है जिसे हम बोलते हैं भित्तीय। आओ जरा एनसीईआरटी यही बोलती है क्या, जरा इसके बारे में भी देख लेते हैं। मैं कह रहा हूं रटना ही क्यों है जब सब कुछ लिखा हुआ है। तो भित्तीय क्या होता है? भित्तीय बीजांडन्यास में जो बीजांड होता है वो अंडाशय की भित्ति पर यानी कि किनारे की तरफ होगा, परिधीय भाग में लगे रहते हैं और अंडाशय एक कोष्ठक का ही होता है। अब ध्यान से देखोगे तो इसमें मैंने कोई भी अलग अलग कोष्ठक बनाए नहीं है, एक ही कोष्ठक के अंदर सब कुछ है। देखो इसमें कोष्ठक बन रहे हैं, इसमें कोई कोष्ठक नहीं है, सब पूरा एक ही है। सर बिल्कुल सही है, लेकिन आभासी पट बनने के कारण यहां पे दो कोष्ठक में विभक्त हो जाता है। टमाटर में देखोगे तो आपको लगेगा बीच में कोई लाइन दिख रही है, मगर वैसे वो आभासी है। हम कहते हैं कि होती है मगर नॉर्मली हमको डायग्राम में वो नहीं दिखाई दे रही है। जैसे कि उदाहरण है, अब यहां पे कुर्सी फेरी और सरसों और आर्जिमोम है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। जब बीजांड केंद्र के अक्ष में होते हैं और पुटिये नहीं होते जैसे डायंथस और प्रिमरोज, तब इसको हम मुक्त स्तंभीय कहते हैं। मुक्त स्तंभीय का मतलब देखो ये रहा, डायग्राम देख लेना दोस्त, ये रहा मुक्त स्तंभीय, केंद्र की है मगर कोई पट बटा हुआ नहीं है, तो ये कैसा है? ये है दय, जिसे हम बोलते हैं मुक्त स्तंभीय। ठीक है। जब आधार में होगा तो आधारी होगा। आओ जरा देख लेते हैं। आधारी बीजांडन्यास में बीजांडासन अंडाशय के आधार पर होता है, इसमें केवल एक ही बीजांड होता है जैसे कि सूरजमुखी और गेंदा। बहुत बढ़िया अर्चित सर, डायग्राम से ही अर्चित सर सारी की सारी बातें हमें क्लियर ही हो रही है, थ्योरी की जरूरत ही नहीं पड़ी सर। चले मुन्ना आगे। वाह सर, पता है मतलब मैं तुमसे इसलिए हमेशा बोलता हूं कि चीजें आसान हैं, तुम इसको मुश्किल करके पढ़ोगे तो दोस्त हमेशा ही मुश्किल रहेगा, मगर अगर तुम इसे आसान करके पढ़ोगे तो शायद इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। अब तुम ऐसा समझ के पढ़ोगे कि हर्षित सर यार ये तो सच में बड़ा मुश्किल है, हर्षित सर एक एक चीज आखिर कैसे याद होगी कैसे नहीं होगी, तो वो चीजें गलत है दोस्त। इसलिए बोल रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से चीजों को देख लो, समझ लो, जो शायद कहीं दिक्कत आएगी ही नहीं। अगला हम चलते हैं यहाँ पे फल पे। फल जो होता है, अब देखो फल के बारे में मैंने आपको यहाँ पे एक लाइन लिखवा दी है, क्या कि जो फ्रूट बनेगा वो किससे बनेगा? ओवरी से बनेगा। वाह सर, हर्ष सर ये बड़ी अच्छी लाइन लिख दी, सब लिखा रहता है। यह एक प्रमुख अभिलाक्षणिक लक्षण है। अभिलाक्षणिक का मतलब स्पेशल लक्षण है। इसमें एक परिपक्व अंडाशय होता है जो निषेचन के बाद विकसित होता है। यदि फल बिना निषेचन के बनता है तो हम उसे अनिषेक जनन यानी कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। अब क्या होता है दोस्त, आपने सुना होगा मेरे ख्याल से हनी बीज, मधुमक्खी, और मधुमक्खी में आपने सुना होगा जो नर होते हैं ना मधुमक्खी में, वो बिना निषेचन के बनते हैं। अगर बिना निषेचन के जंतु का भी निर्माण हो सकता है तो बिना निषेचन के फल का भी निर्माण हो सकता है। तो बायोलॉजी कहती है कि बिना निषेचन के अगर हमारे पास फल का निर्माण हो रहा है तो इसे हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, जिसमें निषेचन के बिना ही आप लोग फल का निर्माण कर सकते हैं। सर बिल्कुल सही है। फल में एक भित्ति अथवा फल भित्ति पाई जाती है, अंदर बीज भी मिलता है। फल भित्ति बाहर की, और जैसे आम देखा है ना उसमें भी देखो भित्ति पाई जाती है, एक तो छिलका छीलते हो आप, और ये सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, जैसे फल भित्ति होती है वो शुष्क भी या गूदेदार भी हो सकती है। आम में तो गूदेदार है। सर बिल्कुल, फल भित्ति मोटी और गूदेदार होती है तब उसमें एक बाहरी भित्ति होती है जिसे बाह्य फल कहते हैं। इसके अंदर मध्य फल भित्ति होती है और अंदर की ओर अंत्य फल भित्ति होती है। आप इसको आम के डायग्राम से समझ सकते हो। सबसे बाहर की बार बाह्य फल भित्ति, सबसे अंदर ही अंदर आपकी अंत्य फल भित्ति, और जो आप गूदा खाते हो ना वो होता है मध्य फल भित्ति, और अंदर की तरफ क्या होता है? बीज। यही सेम डायग्राम आप नारियल के अंदर भी देख सकते हो। नारियल में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं अंदर की तरफ आपका बीज ही पाया जाता है। देखो जरा नीचे वही है। आम और नारियल के फल एक प्रकार का अस्टिल फल यानी कि ड्रू फ्रूट है।
ठीक है, क्योंकि इसमें बाह्य फल भित्ति, आंतरिक फल भित्ति, मध्य फल भित्ति मिलती है। ये एकांड भी उदरवर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं और इनमें एक ही बीज होता है, दोनों में एक ही बीज होता है, बिल्कुल सही है। आम की फल भित्ति बाह्य फल भित्ति गूदेदार खाने योग्य मध्य फल भित्ति होती है और अंदर की तरफ कठोर पथरीली अंतर फल भित्ति को सुस्पष्ट रूप से देख सकते हो। तो आम में तो मेरे ख्याल से आसानी से देख सकते हो, और आम तो पहला वैज्ञानिक नाम है मेंजिफेरा इंडिका, और तुम्हें पता होगा फलों का राजा कहते हैं। नारियल में मध्य फल भित्ति जो होती है वो तंतु में होती है, यानी कि फाइबर निकले हुए रहते हैं। ये नारियल का डायग्राम रहा आपके सामने, बताओ आसान है? डायग्राम देख लो। मॉर्फोलॉजी चैप्टर तभी आसान है जब इसका डायग्राम देख लो मुन्ना। निषेचन के बाद जब बीजांड से बीज बन जाएंगे, अब बीज की बारे में बात कर लेते हैं। जो बीज होते हैं वो एक बीजावरण व भ्रूण भी होता है। भ्रूण में मूलांकुर, भ्रूणीय अक्ष व गेहूं और मक्का में व दो पाए जाएंगे, चने में या द्विबीजपत्री बोलते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री बताया था, नहीं याद है तो यहां पे आप एक डायग्राम देख सकते हो। ये द्विबीजपत्री का डायग्राम है, दो बीजपत्र दिख रहे हैं, एक ये और एक ये कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, सब आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में है। मगर यहां पे इतना याद रखना, अगर दो टिफिन होंगे तो इसे हम बोलेंगे द्विबीजपत्री। दो टिफिन है तो द्विबीजपत्री, बोलो बात सही है, इसे हम बीजपत्र बोलते हैं। ठीक है, अगली चीज, जहां से निर्माण होता है किसका, तने का, उसे हम बोलते हैं प्रांकुर, और जहां से निर्माण होता है जड़ का उसे हम बोलते हैं मूलांकुर। बोलो बात सही। अगर आप ऐसे ही चना देखोगे तो चने के बाहर की तरफ बीजावरण पाया जाता है जो बीज को चारों तरफ से घेरता है। अंदर की तरफ एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम नाभिका कहते हैं, और उसके नीचे एक और स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। इनकी डिटेल स्टडी वहीं पढ़ोगे जब आप इसका निर्माण करना सीखोगे। चले दोस्त आगे आगे यहाँ पे अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है द्विबीजपत्री बीज की संरचना आखिर कैसी होती है। तो पूरा डायग्राम है अपने पास, अपन यहीं पे इस डायग्राम में ही सब चीजों को समझ लेंगे। आओ, बीज की बाहरी परत जो बीज का सुरक्षा करती है उसे हम बीजावरण कहते हैं। तो आप दिख रहा होगा आपको बीजावरण, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, बीजावरण की दो सतह होती है। ठीक है, जो बाहर वाली होती है उसे हम बीजचोल कहते हैं और अंतर वाली को टैगमेन कहते हैं। तो बाहर वाली को दोस्तों एक और नाम दिया जा सकता है जिसे हम बोलते हैं टेस्टा। क्या, टेस्टा। तो बाहर वाली जो परत होगी उसे हम टेस्टा बोलेंगे, अंदर वाली को टैगमेन बोलेंगे। सर बहुत ही बढ़िया बात हो गई सर, आगे चलते हैं सर। बीज पर एक शत चिन्ह की तरह ऊर्ध्व होता है जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा होता है, जिसे नाभिका कहते हैं। तो बीज जहां से फल से जुड़ा होता है वो संरचना नाभिका हो गई। ठीक है, प्रत्येक नाभिका के ऊपर एक छिद्र होता है जिसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। बिल्कुल, बीजावरण हटाने के बाद आप इनमें भ्रूण को देख सकते हैं। जब आप बीजावरण हटाएंगे तो अंदर आपको छोटा सा भ्रूण दिख जाएगा। भ्रूण एक्चुअली क्या होता है, जब युग्मनज बनता है ना, दो युग्मक के संलयन से युग्मनज बनता है और उसमें लगातार समसूत्री विभाजन होता है तो उससे भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण एक भ्रूणीय अक्ष व दो गूदेदार बीजपत्र होते हैं। बिल्कुल, आपको दो गूदेदार बीजपत्र बिल्कुल डायग्राम में भी दिख रहे होंगे किस तरीके से हैं। बीजपत्र भोजन को संचय करते हैं। अक्ष से नीचे निकले हुए भाग को मूलांकुर कहते हैं जहां से जड़ का निर्माण होता है, और ऊपर पत्तीदार भाग को प्रांकुर कहते हैं जिससे तने का निर्माण होता है। भ्रूणपोष भोजन के संग्रह करने वाला उत्तक है जो द्विनिषेचन के बाद बनता है। द्विनिषेचन यानी कि दोहरा निषेचन। दोस्त पादप के अंदर एक्चुअली क्या होता है, ये आएगा तो देखो आगे के चैप्टर में ही, मगर मैं समझा रहा हूं। पादप में क्या होता है, एक नर युग्मक जो होता है ना वो अंड कोशिका से क्रिया करता है और इससे 2n बनता है। ठीक है, ये बीज बनाएगा आगे। मगर एक जो और नर युग्मक होता है, ये ध्रुवीय जो केंद्रक होते हैं उससे क्रिया करता है और ये 3n बनाता है। यही चीज होती है जिसे हम भ्रूणपोष कहते हैं, भोजन संग्रह का कार्य। तो निषेचन कितनी बार हुआ, 2 बार, इसलिए हम इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। कौन सा निषेचन, दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन का मतलब है निषेचन की अभिक्रिया 2 बार हो रही है, तो हमने इसे दोहरा निषेचन बोल दिया। आगे चलते हैं। चना और सेम और मटर के भ्रूणपोष में पतला होता है, इसलिए ये अभ्रूणपोषी है, जबकि अरंड में गूदेदार है तो भ्रूणपोषी है। अब किसी के अंदर मान लो भ्रूणपोष मिल ही नहीं रहा, है ही नहीं भ्रूणपोष, तो वो अभ्रूणपोषी हो गया। भैया टिफिन नहीं है तो अटिफिनीय, टिफिन है तो टिफिनीय। तो टिफिन होना चाहिए, सीधी सी बात है। मतलब सर आपके कहने का मतलब है कि अगर टिफिन उपस्थित होगा तो वो भ्रूणपोष, बिल्कुल। टिफिन नहीं है तो अभ्रूणपोषी हो गया। सर बहुत ही बढ़िया सर, मजा आ गया है सर, क्या बात रख दी आपने। अब एक बीजपत्री बीज की संरचना बता दी, वो है ये जब पढ़ लोगे तो एक बीजपत्री बीज भी समझ में आ जाएगा। नाम से समझ में आ रहा है,
ये है द्विबीजपत्री क्योंकि इसमें दो बीजपत्र हैं, एक और एक दो। मगर ये है आगे वाला एक बीजपत्री क्योंकि इसमें बीजपत्र की संख्या जो होती है वो एक ही पाई जाती है, दो नहीं होती। आओ जरा देख लेते, पढ़ लेते हैं ना क्या दिक्कत आ रही है। आ जाओ। एक बीजपत्री में भ्रूणपोष होता है लेकिन उसमें कुछ अभ्रूणपोषी भी होते हैं। लगभग सब में आपको भ्रूणपोष मिलता है, ये रहा भ्रूणपोष, ये रहा। मगर कुछ ऐसे होते हैं जिनमें भ्रूणपोष पाया ही नहीं जाता। तो नॉर्मली तो भ्रूणपोष मिलेगा एक बीजपत्री में, मगर कईयों में बीजपत्र मिलता ही, भ्रूणपोष मिलता ही नहीं है, तो ऐसे भी हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर एक्चुअली क्या होता है दोस्त, यहां पर जहां से जड़ निकलती है उसे हम बोलते हैं मूलांकुर, जहां से तना निकलता है उसे हम बोलते हैं प्रांकुर। मगर प्रांकुर के ऊपर एक संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं प्रांकुर चोल, और मूलांकुर के ऊपर एक संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं मूलांकुर चोल। सही बात है, ठीक है सर। बाहर की तरफ बीजावरण पाया जाता है और वहीं पे एक एलिरोन की सतह होती है। क्या होती है? एलिरोन की सतह, जो कि प्रोटीन से निर्मित होती है, 3N होती है ये। आओ जरा ये देख लेते हैं क्या। जैसे कि ऑर्किड यानी कि अभ्रूणपोषी भी होते हैं, तो अभ्रूणपोषी का नीट में बढ़िया एग्जांपल यहां से इससे क्वेश्चन बन सकता है जो है ऑर्किड। एक्सेप्शन जहां हो ना वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हमेशा ही ज्यादा होते हैं मुन्ना। लड़कियों देखो ध्यान से, तुम बात सुनना मेरी। लड़कों तुम तो सुनते ही होंगे ना, बात सुन रहे हो ना तुम, तभी तो सुनते हो नालायक को। मेरी बात सुनते रहते हो, कमेंट करते नहीं हो, कैसे काम चलेगा? अरे नहीं हर्षित सर, हम अब करने लग गए सर, ऐसी बात नहीं है, आप हमसे ऐसा मत बोलो, अब हम करते हैं। ठीक है भैया। अनाज के बीज जैसे मक्का में बीजावरण झिल्लीदार तथा फल भित्ति से जुड़ा हुआ होता है। भ्रूणपोष स्थूलीय यानी कि थोड़ा सा हैवी होता है, मतलब टाइट भी कह सकते हैं आप, टफ कह सकते हैं, और भोजन का संग्रह करता है। भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति भ्रूण को एक प्रोटीन की सतह से अलग करती है जिसे हम एलिरोन की सतह कहते हैं। देख लिया एलिरोन, ठीक है। भ्रूण आकार में छोटा होता है और भ्रूणपोष एक सिरे पर खांच में स्थित होता है। ऊपर की तरफ भ्रूणपोष देखा था, बिल्कुल। यहां पे एक बड़ा और ढालाकार बीजपत्र होता है जिसके हम स्क्रूटेलम कहते हैं। तो आपने देखा कि एक बीजपत्री में केवल एक ही बीजपत्र है जिसके हम स्क्रूटेलम कह दिया। एक छोटा अक्ष होता है जिसे प्रांकुर और मूलांकुर कहते हैं, मगर प्रांकुर और मूलांकुर एक चादर से ढके होते हैं जिसे प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल कहते हैं। ये हमने डायग्राम में देख लिया था, ये रहा। और जो विकसित होगा उसे हम स्क्रूटेलम बोलेंगे। बोलो क्या पॉइंट बिल्कुल क्लियर? कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आ रही है? ऐसा तो नहीं लग रहा अर्चित सर ये क्या हो गया? तो भ्रूण हमने बड़ा ही आसान तरीके से ये समझ लिया कि भ्रूण सच में कैसा होता है। अब जब हम ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं ना, तो एक ऐसी चीज हमारे सामने आती है जो हर कोई ये कहता है कि अर्चित सर ये याद नहीं होती, पूरा याद हो जाता है। पुष्प सूत्र कैसे याद करें सर? सर पता है हर कोई टीचर कहता है कि पुष्प सूत्र याद हो जाएंगे, क्या सच में याद हो सकते हैं? मैं कह रहा हूं थ्योरी के ऊपर नहीं, डायग्राम पे चलेंगे अपन। और विश्वास करना आगे 10 से 15 मिनट में आप पुष्प सूत्र याद करना क्या, लिखना ही सीख लोगे और खुद ही लिखोगे आप पुष्प सूत्र, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो, एक प्रारूपिक पुष्प यानी कि एंजियोस्पर्म का हम अगर अर्ध तकनीक वितरण करें, एक पुष्प सूत्र लिखें, तो आखिर हम उसका पुष्प सूत्र कैसे लिख सकते हैं जरा देखते हैं। पुष्पी पादप को वर्णित करने के लिए बहुत से आकारिकी अभिलक्षणों का उपयोग किया जाता है, यानी कि बहुत सारे आकारिक अभिलक्षण, उसमें पुबंग भी होगा, जायांग भी होगा, वर्तिका, मतलब सब कुछ चीजें होंगी, ठीक है। पुष्पी पादपों का वर्णन जो होता है ये बहुत ज्यादा संक्षिप्त, सरल और वैज्ञानिक और क्रमवार होना चाहिए, ऐसा जिसको देखने से ही आप पूरा डायग्राम इमेजिन कर पाओ, ठीक है सर। पौधों के वर्णन, उसकी प्रकृति, कायिक अभिलक्षण, कायिक अभिलक्षण का मतलब होता है पुष्प के अलावा तो मूल, तना और पत्ती, तथा उसके बाद पुष्प के अभिलक्षण, पुष्प का विन्यास, पुष्प के भाग का वर्णन आता है, ठीक है। पौधों में इनके वर्णन के बाद ही हम पुष्प चित्र या पुष्प सूत्र हम पढ़ते हैं और उसको लिखते हैं। पुष्पी सूत्र को लिखने के लिए कुछ संकेतों को इंगित किया गया है, ठीक है। अब सुनो, तुमने सुना था सहपत्र, ब्रैकेट BR और EBR। हाँ, अगर सहपत्र उपस्थित है तो BR लिखेंगे, सहपत्र नहीं है तो EBR, मगर आप इससे सहपत्र नहीं बता सकते। तो पुष्पी सूत्र में यदि सहपत्र होगा तो BR और नहीं होगा तो EBR कर देना, ठीक है। कैलेक्स को K से और कोरोला को C से दिखाया जाता है। हर्षित सर मगर कैलेक्स और कोरोला दोनों की स्पेलिंग तो सर C से होती है, ये कैसे? हम बेटा दोनों की स्पेलिंग C से ही चालू हो रही है, तो एक को K से कर दिया, तो कैलेक्स जो होता है उसको K से और कोरोला को C से कर दिया। वाह सर, ये बड़ा अच्छा कर दिया आपने काम, ठीक है। परिदल पुंज, जिसमें बाह्य दल और दल जिसका पता नहीं लगता उसको P से दिखाते हैं। पुमंग यानी कि मेल वाले पार्ट को A से और जायांग को G से दिखाते हैं, ठीक है। अब तुम्हें ओवरी के बारे में याद होगा, अंडाशय के बारे में, या तो पूरा ऊपर होगा
या बीच में होगा या अंदर होगा। हाँ सर, ये तो हमने पढ़ा था। जिसको याद नहीं है उसकी याददाश्त ताजा करने के लिए बस ये डायग्राम दिखा देता हूं, क्योंकि डायग्राम से ही यादें ताजा होंगी। हाँ सर, डायग्राम देख के तो यादें ताजा हो गई सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये तुमने पूरी की पूरी डिटेल से पढ़ लिया था। अधिजायंता क्या होता है, अधोजायंता क्या होता है और परिजायंता क्या होता है, मगर सिंबल में थोड़ा सा चेंज है। क्या है वो अभी बता देता हूं, आ जाओ जरा। आओ, अगर अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है तो जी से, अधोवर्ती होगा तो जी के नीचे बार लिखेंगे। यानी कि अगर अंडाशय ऐसे ऊपर होगा तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तो जी के ऊपर बार रखना चाहिए। सही तो यही है, मगर नहीं, ये उल्टा है। अगर अंडाशय ऊपर है तो जी के नीचे बार, अगर अंडाशय अंदर है तो जी के ऊपर बार लगता है। उल्टा है ये सिंबल, बस ये याद रखना, सिंबल उल्टा है। ठीक है, नर को दिखाना है, नर को दिखाना है तो ऐसे, मादा को ऐसे, और दोनों है तो ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, अगर दो बराबर भागों में काट सकते हो, त्रिज्या सममित है तो प्लस से दिखाओगे, एक व्यास सममित है तो परसेंटेज से बता दोगे। वाह सर, ये तो बड़ा आसान हो गया। मैं कह रहा हूं ये पूरा तुम लिखोगे, खुद लिखोगे। अभी देखो, यहां पे बाह्य दल को ब्रैकेट से, अगर मान लो तुमको ऐसा लगता है कि ये जुड़ रहे हैं आपस में, मान लो अगर ये जुड़ रहे होते और कितने हैं, 1 2 3 4, तो मैं 4 के आगे ब्रैकेट लगा देता। तो ब्रैकेट का मतलब होता है संयुक्त, यानी कि जुड़े हुए हैं। सर बहुत ही बढ़िया बात हो गई सर, मजा आ गया। और आसंजन के ऊपर के चिन्ह को ऊपर खींचते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई एक डायग्राम, मान लो जैसे ये जो होता है ना, नर जननांग होता है, एंडोसियम, तो इसको ए से लिखते हैं। ठीक है, अगर ये ऐसे जुड़ा हुआ होता इससे तो हम क्या करते, ये होता है कोरोला, ये होता है एंडोसियम, इसके ऊपर ऐसे बार लगा देते। इसका मतलब कोरोला से एंडोसियम जुड़ा हुआ है। वाह सर, बड़ा ही शानदार सर, आपने क्या तरीके से समझा दिया। ये तो आसान ही हो गया। पुष्प सूत्र के विभिन्न भागों की संख्या और क्रम हमको यहां पर इनसे जानकारी प्राप्त होती है। मात्रक्ष, मात्रक्ष का मतलब ये रहा, ये है मात्रक्ष, जिसको देख के आप समझा सकते हो कि सच में ये डायग्राम कहां से सीधा है, उसे हम मात्रक्ष कहते हैं। वाह सर, बहुत ही जबरदस्त। जिसे डॉट द्वारा पुष्प के ऊपर इंगित करते हैं, बिल्कुल सही है। कैलेक्स, कोरोला, पुमंग और जायांग ये क्रमबद्ध दिखाए जाते हैं। तो पहले कैलेक्स होगा, फिर कोला होगा, फिर पुमंग, फिर जायांग होगा। सही बात है। कैलेक्स सबसे बाहर की ओर, जायांग सबसे भीतर की ओर। कैलेक्स सबसे बाहर की ओर और जायांग सबसे भीतर की ओर लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। ससंजन को और असंजन को चक्कर के भागों में चक्कर को इंगित करते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा तुम्हें कैसे चक्कर। ठीक है, यहाँ पे ब्रेसिकेसी पुष्प के पुष्पसूत्र दिखाए गए हैं। अब ब्रेसिकेसी का कैसे है जरा देखो, यही डायग्राम समझ में आ गया तो आगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। देखो मात्रक्ष दिख रहा है, ठीक है, ये है कैलेक्स, ध्यान से देखना, ये है कैलेक्स, कितने हैं, 1 2 3 और 4। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो, सबसे पहली बात, क्या इस पुष्प को मात्रक्ष से ऐसे काटोगे और ऐसे काटोगे तो क्या ये दो बराबर भागों में? हाँ, इसका मतलब त्रिज्या सममित है, बिल्कुल, तो प्लस बना दोगे, पहला काम हो गया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। यहां पे नर वाला भाग भी है, यहां पे मादा वाला भाग भी है, इसका मतलब नर और मादा दोनों हैं, तो बाइसेक्सुअल है। सर बिल्कुल सही बात है सर, दूसरा पॉइंट भी चमक गया दिमाग में। ठीक है, कैलेक्स है 1 2 3 4, मगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला पूरा भार और ये पूरा भार है, ये पूरा अंदर और ये पूरा अंदर है, तो 2 + 2 होगा, 2 भार 2 अंदर। कैलेक्स 2 + 2, 2 भार 2 अंदर। सही है, वाह सर, गजब। कोरोला 1 2 3 4 है, कोरोला 4 है। एंडोसियम 2 तो बाहर की ओर है, दिख रहे हैं, और 4 अंदर की ओर है, तो 2 + 4। गाइनोसियम 1 और 1 2, और दोनों जुड़े हुए होंगे, तो 2 हैं, दोनों जुड़े हुए का मतलब ब्रैकेट। और ओवरी ना, ये सुपीरियर है। सर डायग्राम से कैसे बताएंगे? डायग्राम में ओवरी नहीं दिखती, डायग्राम में ना आपको सहपत्र दिखेगा, ब्रैक्ट भी नहीं दिखेगा, ना आपको ओवरी दिखेगी, तो दो चीज आपको डायग्राम में दिखेगी ही नहीं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इसका एक एग्जांपल है हमारे पास सोलोनेसी। तो सोलोनेसी फैमिली की हम यहां पे बात कर लेते हैं। सोलोनेसी फैमिली ये बहुत ही बड़ा कुल है, जिसे हम आलू कुल भी कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय, थोड़े से गर्म क्षेत्र में, शीतोष्ण क्षेत्र में रहते हैं। ये सारे इसके डायग्राम दिखा रखे हैं। ये डायग्राम आप इसका देखोगे तो आप इसका अपने आप ही आंसर ही लगा दोगे। सोलोनेसी का पुष्प सूत्र आप अपने आप ही कर लोगे। ठीक है,
कायिक लक्षण कैसे होते हैं? इनमें शाकीय झाड़ियां और छोटे वृक्ष होते हैं। तना जो होता है वो शाकीय भी हो सकता है, कभी कभी काष्ठीय भी हो सकता है। ठीक है, काष्ठीय का मतलब लकड़ी भी मिल सकती है। हवादार हो सकता है, वायवीय सीधा हो सकता है, सिलेंडर के शेप का हो सकता है, ठोस हो सकता है, शाखाएं निकली जा सकती है, खोखला हो सकता है, रोम पाए जा सकते हैं या फिर रोम भी नहीं हो सकते, और भूमिगत भी यहां पे हो सकते हैं, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का वैज्ञानिक नाम है। पत्तियां एकांतर, सरल, कर्मी, पिच्छाकार और जाली का विन्यास। अब तो तुम सारा पढ़ चुके हो, सारे के सारे इस चैप्टर में ही पढ़े हैं। पुष्प के अभिलक्षण क्या होते हैं? एकल होता है, कक्षीय होता है, सहसीमाक्षी जैसे सोलिनम में आपको देखने को मिलता है। ठीक बात है। पुष्प उभयलिंगी होता है और त्रिज्या समित होता है। ठीक है। कैलेक्स होते हैं, 5 होते हैं, संयुक्त होते हैं, बहुत लंबे समय तक रहते हैं और कोर स्पर्शी होते हैं। सब पढ़ चुके कोर स्पर्शी क्या होता है, एनसीईआरटी है भैया। एनसीईआरटी ने तुम्हें इन सब चीजों के बारे में इसलिए बताया क्योंकि एनसीईआरटी कहती है कि भैया यहां पे समझ लो कोर स्पर्शी क्या है ये। ठीक है, तो अगर एनसीईआरटी क्लियर है तो थ्योरी क्लियर है, बस इतनी सी बात याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पे कोरोला 5 होंगे, संयुक्त होंगे और कोर स्पर्शी होंगे। पुमंग होंगे, 5 होंगे और दल से जुड़े हुए होंगे। जायांग जो होगा वो द्विअंडपी, युक्तांडपी, तिरछी अंडाशयी होगा, 2 कोष्ठक का बना होगा, बीजांड फूला हुआ होगा जिसमें बहुत से बीजांड पाए जाते हैं। फल जो होगा वो सरस होगा, सरस का मतलब बहुत ही सॉफ्ट, मतलब ठीक ठाक सा हो सकता है। भ्रूणपोषी और अनेक होंगे बीच के अंदर, और ये इसका पुष्प सूत्र है। अब आप पुष्प सूत्र खुद देखना। अब यहां पे देखो क्या है, मैं यहां पे बता रहा हूं, ये त्रिज्या समित है, नर और मादा दोनों हैं, कैलेक्स 5 है, पांचों जुड़े हुए हैं। तुम खुद देखो, पहली बात तो त्रिज्या समित है, बिल्कुल सही है। नर और मादा दोनों हैं, बिल्कुल सही है। वाह सर क्या बात है। कैलेक्स 5 है, 1 2 3 4 5, और पांचों जुड़े हुए हैं। हर्षित सर क्या बात है, क्या बात है। अब देखो, अगर ध्यान से देखोगे जो कोरोला है वो एंडोसियम से जुड़ा हुआ है, तो ऊपर की तरफ बार लगा दूंगा। यहां पे देखो जरा, ये रहा कोरोला एंडोसियम से जुड़ा हुआ, ऊपर की तरफ बार लगा दूंगा। कोरोला 5 है और एंडोसियम भी 5 है, डायग्राम में देख लो। कोरोला भी 5 है, 1 2 3 4 5, और एंडोसियम में 1 2 3 4 5 है। सर बिल्कुल सही है। गाइनोसियम 2 है, दोनों जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही है। गाइनोसियम 2 है और दोनों जुड़े हुए हैं। ओवरी सुपीरियर, ओवरी नहीं दिखती बस इसमें, कैसे भी करोगे मगर ओवरी नहीं दिखेगी इसमें। ठीक है, इनका आर्थिक महत्व, ये टमाटर, बैगन, आलू, मसाले में मिर्च, औषधि में बेलाडोना और अश्वगंधा, धूमक, धूमक का मतलब जो धूम्रपान करने का काम करते हैं, तंबाकू, सजावटी में पिट्यूनिया इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत होता है। दोस्त ये तो वो फैमिलीज थी जो आपकी एनसीईआरटी में है, मगर हम कुछ और भी फैमिलीज के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे मालवेसी फैमिली। फ्लावर फार्मूला मालवेसी का नीचे है। यहां पे क्या होता है, कैलेक्स के बाहर भी एक चीज होती है जिसे हम एपीकैलेक्स कहते हैं। तो कैलेक्स के बाहर भी एक चीज होती है जिसे हम एपीकैलेक्स कहते हैं। आपको दिख रहा है एपीकैलेक्स भी, तो यहां पे वही है सब कुछ, बस एपीकैलेक्स आपको अलग से बता दिया। उसके बाद यहाँ पे कैलेक्स है, फिर कोरोला है, कोरोला एंडोसियम से जुड़ा हुआ है, एंडोसियम इन्फिनिटी है, बिल्कुल दिख रहा है हमको। गाइनोसियम भी इन्फिनिटी है, 2 से इन्फिनिटी, बिल्कुल सही बात है। पूरा डायग्राम आपके सामने दे रखा है, कैसा होता है। पहली बात, कैलेक्स, एपीकैलेक्स क्या होता है, जो कैलेक्स के बाहर संरचना पाई जाती है उसे हम एपीकैलेक्स कहते हैं। यहाँ पे पुमंग जो होता है वो एक संगी होता है। जायांग जो होता है वो द्विअंडपी यानी कि युक्तांडपी भी आपको देखने को मिल सकते हैं। शाख यहाँ पे झाड़ी और वृक्ष के रूप में पाया जाता है। मूसला मूल तंत्र आपको देखने को मिलता है जिसे हम टाप रूट सिस्टम कहते हैं। साथ साथ तने पर बाल के समान संरचना जिसे हम ट्राइकोम कहते हैं वो भी इसमें पाई जाती है। ठीक है, पत्तियां इसके अंदर सरल, एकांतर और पामेट प्रकार की होती है। ये त्रिज्या सम्मित होते हैं, यानी कि दोनों भागों में विभक्त कर सकते हो। सहपत्र इसमें पाए जाते हैं, तो बीआर होता है। देखो आगे आप लिख सकते हो अब इसके बीआर भी, और सह सीमाक्षी पुष्पक्रम आपको देखने को मिलता है। बताओ आसान है सर? ज्यादा ही आसान लग रहा है ये तो। मैं कह रहा हूं बस डायग्राम पे फोकस करो, थ्योरी अपने आप ही आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए। ठीक है दोस्त, चल सकते हैं आगे। अगली चीज यहां पे दोस्तों एक और फैमिली है जिसे हम बोलते हैं क्रूसीफेरी फैमिली, जिसे हम ब्रासिकेसी फैमिली भी बोल सकते हैं, जिसमें सरसों, पत्ता गोभी और फूल गोभी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। डायग्राम आप देख सकते हो, अभी हम एनसीईआरटी में भी ये पढ़ के आए हैं। उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्र में मिलता है, 1 वर्ष का पादप होता है। इसके अंदर मूसला मूल पाई जाती है। सरल प्रकार की, नॉर्मल प्रकार की पत्तियां होती है जो कटी फटी नहीं होगी। कोर स्पर्शी होते हैं और कैलेक्स इसमें 4 होते हैं जो कि अलग होते हैं।
त्रिज्या समित होता है, दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सकता है और साथ साथ सहपत्री भी ये देखने को मिलता है। अगले पे चलते हैं। अगला है दोस्त यहां पे एक और फैमिली जिसे हम बोलते हैं फैबियसी फैमिली। जो फैबियसी फैमिली होती है वो मटर के कुल की फैमिली है। डायग्राम आप देख सकते हो, ये एक व्यास सम्मित है तो इसमें परसेंटेज बता रखा है क्योंकि इक्वल भागों में विभक्त नहीं हो सकता। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो सब चीजें मिलेगी। यहां पे नर भी है और यहां पे मादा भी है, तो बाइसेक्सुअल है। कैलेक्स है, 5 है और पांचों जुड़े हुए हैं। 1 2 3 4 5 है और पांचों देखो जुड़े हुए हैं। सर सही बात है। कोरोला एक अलग है, दो अलग है और जो दो हैं वो जुड़े हुए हैं। देखो एक अलग है, हाँ, दो अलग है, हाँ, और जो दो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। एंडोसियम 9 है और सारे जुड़े हुए हैं, एक अलग है। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है जो सारे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। एक बिल्कुल अलग है, एक बिल्कुल अलग है। गाइनोसियम एक ही है बिल्कुल और ओवरी सुपीरियर है। बताओ क्या डायग्राम से ये वाला पॉइंट भी क्लियर है क्या मेरे सारे दोस्तों को 100%? चले दोस्त इसके बाद आगे फैबीसी फैमिली। नो डाउट अभी अपन ने लगभग सारी पढ़ी ली है कि कैसी होगी। फैबीसी फैमिली लेग्यूमिनेसी, जिसके अंदर हम मटर कुल के बारे में बात करते हैं। मटर कुल के बारे में बात करते हैं जिसमें मटर और दाल होती है। ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। और जिस जगह पे जड़ में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उस एरिया को हम बोलते हैं ग्रंथिका यानी कि नोड्यूल कहा जाता है। और इसके अंदर अगर आप इसको काटोगे ना तो ये पिंक कलर का दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक वर्णक होता है जिसे हम लैग हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। मूसला मूल पाई जाती है, पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां पाई जाती है, वृक्ष झाड़ी और शाख के रूप में होते हैं और असीमाक्षी पुष्प होता है। जानते हो ना सहसीमाक्षी और असीमाक्षी, असीमित वृद्धि आपको यहां पर देखने को मिलती है। अगली चीज दोस्तों एक फैमिली और है जो है पोएसी फैमिली, जिसे हम ग्रैमिनी फैमिली भी कहते हैं। अब इसके अंदर थोड़े बहुत पॉइंट हैं, प्लीज इसको देख लेना मेरे साथ साथ। सबसे पहले तो पादप जो होगा वो द्विलिंगी होगा, द्विलिंगी पुष्प यहां पे आपको देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे कीरेल्स फैमिली से होते हैं, सारे के सारे वार्षिक पौधे यानी कि एनुअल प्लांट होते हैं। इनमें झकड़ा मूल तंत्र पाई जाती है। मैंने इंग्लिश भी आगे लिख रखी है, हिंदी भी लिख रखी है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे स्टेम जो होता है वो ज्वाइंटेड होता है। यहाँ पे कठोर एकांतर पत्ती आपको देखने को मिलती है। साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पे एंडोसियम जो होता है वो साधारण रूप से 3 होता है, मगर कई बार 6 भी हो सकता है, जैसे ओराइजा के अंदर नीट में आ सकता है। कैलेक्स जो होता है वो 2 होते हैं। कोरोला भी लगभग 2 ही आपको देखने को मिलते हैं। गाइनोसियम जो होता है वो एक संघी होता है यानी कि मोनोकार्पलरी होता है और आधारी बीजान्यास यानी कि ब्लेसल प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिलता है। अगर देखा जाए तो गाइनोसियम यहाँ पे मोनोकार्पलरी एकांडपी आपको देखने को मिलेगा, साथ साथ एक कोष्ठकी देखने को मिलेगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग कर सकते हैं। बाकी सैपल और पेटल्स जो बाह्यदल और दल होते हैं वो मिलकर एक संरचना बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं टैपल यानी कि पर्यंत, जिसे हम परिदल पुंज भी कहते हैं। यहाँ पे एंडोसियम 3 होते हैं जो कि एक झुंड में होते हैं, जिसे हम पृथक पुंकेसरी भी कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, ज्वार है, बाजरा है, मेज है, चावल है, गेहूं है, बार्ले है, घास है और शुगर केन है। एनसीईआरटी में ये नहीं है, मगर प्लीज इसको ऐड कर लेना। और देखो ऐड करने की बात भी बस मैं आपसे इसलिए बोलता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज ऐड हो जाए तो बढ़िया है। बाकी अगर ऐसी कोई और फैमिली जो मेरे को ऐड करनी होगी तो मैं फिर किसी और चैप्टर में भी आपको वो ऐड करवा दूंगा। ठीक है, आ जाओ। अगला होती है दोस्त कंपोजिटिव फैमिली। जो कंपोजिटिव फैमिली होती है इसमें पुमंग जो होते हैं वो 5 होते हैं। गाइनोसियम जो होता है वो एक अंडपी होता है यानी कि मोनोकार्पलरी होता है। इसमें बढ़िया एग्जाम्पल है सूरजमुखी का पौधा, आप इसका एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। सबसे बड़ी फैमिली है जो इस प्रकृति के ऊपर पूरी प्रकृति पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। वार्षिक प्रकार के फल पाए जाते हैं, मूसला मूल भी पाई जाती है और झकड़ा मूल भी पाई जाती है। जो पत्तियां होती है वो सरल होती है मगर और संयुक्त भी हो सकते हैं। जो पुष्प होते हैं वो सहपत्री यानी कि बीआर मिलता है। बाह्य दल जो होंगे वो 5 होंगे। जो कोरोला दल पुंज होंगे वो भी 5 ही आपको देखने को मिलते हैं। और मेरे ख्याल से ये चीजें ही याद कर लोगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी से आपका यहाँ पे फंस ही जाएगा। मैं इतना जरूर मानता हूं कि यहां पर जितनी भी बात अभी आपसे कही हुई है वो सारी बात आपने बिल्कुल अच्छे से सुन ली होगी और समझ भी ली होगी। दोस्त याद रखना ये चैप्टर पूरा फोकस करना है आपको एनसीईआरटी से,
और दूसरी बात, आपको पूरा फोकस करना है डायग्राम से। अगर आपने हर एक डायग्राम जैसा कि मैंने बनाया वैसा ही अगर आपने कर लिया तो शायद कहीं भी कोई भी किसी तरीके की भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, मगर ये सारी बातें आप लोगों से करने के बाद एक और चीज है जो हमारे पास बचता है, इसका सारांश। भैया इसको कैसे छोड़ सकते हैं, हमने किसी चैप्टर में नहीं छोड़ा। यदि हम समस्त पादप जगत को दृष्टि डालें तो पुष्पीय पादप बहुत विकसित होते हैं। यह आकार में, माप में, संरचना में, पोषण में, जीवन काल में बहुत ज्यादा विविधता दिखाते हैं। अलग अलग पुष्प अलग अलग तरीके के होते हैं, सही बात है। इनमें मूल भी होती है और परहु तंत्र भी होता है जिसमें तना होता है, बिल्कुल। इसमें मुसला मूल तंत्र और जकड़ा मूल पाई जाती है, हमने दोनों पढ़ ली है। सामान्यतः द्विबीजपत्री में मुसला मूल जबकि एक बीजपत्री में जकड़ा मूल होती है, बिल्कुल सही बात है। कुछ पादप में मूल भोजन का संग्रह भी करती है और अपने आप को सहायता भी देती है और श्वसन भी करती है। श्वसन के लिए आप लोग याद रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसका नाम है न्यूमेटोफोर। क्या नाम है? वो है न्यूमेटोफोर। तो न्यूमेटोफोर होता है ना, ये श्वसन वाली मूल होती है, ठीक है, और मैंग्रोव पादप में पाई जाती है। और मैंग्रोव पादप का अच्छा एग्जांपल है राइजोफोरा। कई बार ना कुछ ऐसी जड़ें होती हैं जो जमीन से ऊपर आ जाती है, उल्टी मतलब ऊपर आ जाती है, जबकि जब जड़ तो जमीन के नीचे जानी चाहिए, उसे ही हम बोलते हैं श्वसन मूल। आगे चलते हैं मुन्ना। आगे यहाँ पे प्ररोह तंत्र में तना, पत्ती, पुष्प और फल भी यहाँ पे मिलते हैं। तने में आकार के अविलक्षण होता है, गांठ और पोरियां, मैंने आपको पूरा समझा दिया नोड और इंटरनोड के बारे में। बहुत सारे रोम मिलते हैं। अच्छा, तने के जो रोम होते हैं उसको बायोलॉजी में एक नाम बोला जाता है जिसे हम बोलते हैं ट्राइकोम। तो तने रोम को बोलते हैं ट्राइकोम पाए जाते हैं। और यह आपको धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, यानी कि देखो प्रकाश कहां आता है? ऊपर ना, तना भी ऊपर जाएगा, तो तना तो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती गति करता है और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रहा है तो ऋणात्मक गुरुत्वानुकर्षण वृद्धि करता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आखिर जड़ की कैसे वृद्धि होगी, धनात्मक तो और ऋणात्मक बहुत बढ़िया आंसर दे दिया वैसे मैंने। यहां उपस्थित मूल में अंतर को आसानी से समझ सकते हो। पत्तियां तने की पार्श्वीय गांठ पर बाहर किसके रूप से विकसित होती है। ये रंग में हरी होती है क्लोरोफिल के कारण और प्रकाश संश्लेषण भी करती है। पत्तियां आकार में, माप में, शीर्ष में, पत्तियों में स्तारिका के कटाव को सुस्पष्ट आप देख सकते हो, यानी कि किस तरीके से पत्तियां कटी होगी, ठीक है। पुष्प एक प्रकार का रूपांतरित है जो लैंगिक जनन का कार्य करता है। पुष्प जो होता है वो विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रम में व्यवस्थित होते हैं। अब तो हमने पुष्पक्रम भी पढ़ लिए। यह संरचना ज्यामितीय और अन्य के अपेक्षा अंडाशय की स्थिति भी होती है। बाह्य दल कहाँ होते हैं, अंडाशय क्या होता है, ये सब क्रमबद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हम लोग अभिव्यक्त कर सकते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय से फल मिलता है और बीजांड से बीज। मैंने तो बता दिया ओवरी ओव्यूल, भाई साहब RE, ये याद रखना बस। जो बीज होता है वो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री हो सकते हैं। आकार और जीवन काल की क्षमता में विविध प्रकार के रूप के होते हैं। अब कुछ बीज ऐसे होते हैं जो 1 साल जिंदा रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कई 100 साल भी जिंदा रह सकते हैं। बोलो क्या यहां तक मेरे ख्याल से लगभग सारा पॉइंट क्लियर है ना। आगे चलते हैं हम, जरा इसके अंदर थोड़े से और भी पॉइंट्स देख लेते हैं तो आगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। सो पुष्पीय अभिलक्षण पुष्पीय पादपों के वर्गीकरण तथा पहचान के आधार माने जाते हैं। इनका वर्णन कुल अर्ध तकनीकी वितरणों और चित्रों की सहायता से, हम पुष्प जो चित्र भी बनाए थे उनकी सहायता से कर सकते हैं। यह एक शब्दावली का उपयोग करते हैं। शब्दावली मेरे ख्याल से आपको याद है, प्लस, परसेंटेज क्या होता है, BR EBR क्या होता है, A क्या होता है, K क्या होता है, सब पता है आपको। ये एक क्रम के रूप में रखते हैं और इनको हम पुष्पीय चित्र और पुष्पीय अंगों के द्वारा निरूपित भी कर सकते हैं। मैं लिटरली आपसे बोल रहा हूं बहुत ही आसान चैप्टर है और ये तब आसान रहेगा चैप्टर जब आप सच में मेरे साथ साथ ही पढ़ोगे। मैं आशा करता हूं कि चैप्टर सच में जब कभी भी बहुत थ्योरेटिकल लगता होगा तो आज के बाद तो बिल्कुल भी थ्योरेटिकल नहीं लगेगा, पहली बात। दूसरा, इस चैप्टर को देखने के बाद आप इतना जरूर समझ गए होंगे कि अगर हमें एनसीईआरटी पढ़नी है तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए हमें कहीं ना कहीं डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा। दूसरी बात,
ये जो का पूरा लेक्चर है, इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपको जो नीचे लिंक है उस लिंक के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बिल्कुल वहां पे लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे पीडब्ल्यू ऐप पे, जो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और मेरे ख्याल से देखो लेक्चर के नोट्स में सबसे खास बात क्या होती है, आपको याददाश्त रहती है कि अरे यार ये चीज तो मैंने पढ़ी थी, हर्षित सर ने ऐसे पढ़ाया था इसको। सो आशा करता हूं कि ये लेक्चर बहुत ही शानदार गया होगा, बहुत ही बढ़िया गया होगा, सब कुछ लगभग समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।